पे हमारे सब्जेक्ट का नाम है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले हमें जेंडर के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब जेंडर के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीजें आती है। एक चीज तो चलो पता चल गया जेंडर, दूसरी होती है सेक्स। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में अगर आप हिंदी में सर्च करेंगे तो दोनों का मतलब लिंक होता है ना। दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब ही है लिंक, अगर हम हिंदी में देखेंगे तो। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी आप फोर्थ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो आप लिंग मत पढ़ो, आप जेंडर और सेक्स ये दोनों ही चीजें पढ़ो, वरना आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हो। क्योंकि जहां पे जेंडर होगा वहां पे भी आप लिंग पढ़ रहे होगे और जहां पे सेक्स होगा वहां पे भी आप लिंग ही पढ़ रहे होगे, है ना। तो सबसे पहले मैं यही ही बोलूंगी, यहाँ पर इंग्लिश वाला टर्म देखो कि जेंडर लिखा हुआ है या सेक्स लिखा हुआ है, आप हिंदी में वहां पे देखो ही मत। ठीक, तो अब देखो होता क्या है, यहाँ पर आपको इन दोनों चीजों में सबसे पहले अंतर समझना होगा कि जेंडर क्या होता है और सेक्स क्या होता है। ठीक, अगर हम सेक्स की बात करते हैं तो उसका भी मतलब हो गया कि लड़का और लड़की दो में डिवाइड कर सकते हैं सेक्स को। वैसे तो तीन में डिवाइड होते हैं, है ना, एक ट्रांसजेंडर भी, पर अगर बेसिकली डिवाइड करें तो दो में डिवाइड करेंगे सेक्स को भी, लड़का और लड़की में। और अगर जेंडर को देखा जाए तो भी हम दो में डिवाइड करेंगे, लड़का में और लड़की में। फिर इनमें डिफरेंस कहां से हुआ? ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसी चीज के बारे में ही डिस्कस करना पड़ेगा कि इन दोनों चीजों में अंतर ही कहां है अगर हम देखें तो। ठीक है, क्योंकि हमें तो कोई अंतर नहीं पता लग रहा भाई, दोनों का मतलब लड़का और लड़की दोनों में डिफरेंस करना ही है। ठीक, तो यहां पर अगर हम देखें, देखो अंतर कहां पर होता है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, बाकी हम आगे जहां पे भी ये टॉपिक्स आएंगे हम वहां पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सेक्स की बात करते हैं ना, तो सेक्स जो है ना वो क्या होता है? सेक्स जो है वो एक बायोलॉजिकल टर्म है, हम ऐसे करके याद रख सकते हैं। बायोलॉजिकल का मतलब क्या है? बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल टर्म बोल सकते हैं। बायोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ? जैविक। ठीक है, तो ये एक जैविक संरचना है जो सेक्स होता है। जैविक संरचना का मतलब क्या हुआ? जैसे लड़का और लड़की में अगर आपसे अंतर करने के लिए बोला जाए तो लड़के लड़कियों में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं ना, जैसे उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं सबसे पहले तो वहीं ही अंतर होता है ना। अब ये देखो टॉपिक ऐसा है, इसीलिए ऐसे मत सोचना कि मतलब ये सब पढ़ना पड़ रहा है, पर पढ़ना जरूरी है सारी चीजों के बारे में, है ना। तो सबसे पहले तो अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो लड़का और लड़की में डिफरेंस कहां पर है? उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही डिफरेंस है। जैसे अगर हम लड़कों की बात करते हैं तो पेनिस होता है उनके पास, लड़कियों के पास वजाइना होती है। ठीक, तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही ही आ गया। हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है, लड़कियों के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा है ना। तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया। फिर अगर हम नेक्स्ट और बात जाते हैं तो लड़कों के पास ब्रेस्ट होते हैं पर वो नहीं होते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब होते हैं पर वो काम के नहीं होते हैं, है ना। लड़कियों के पास ब्रेस्ट होते हैं पर उनका एक फंक्शन होता है कि जब भी कोई भी बेबी आएगा तो उनको नर्चर करना पड़ेगा अपने ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू उसको, है ना। तो लड़कियों के पास तो ये जितनी भी चीजें हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं? जैसे लड़कियां जो है, अगर एक और चीज लिया जाए तो लड़कियां जो है उनको पीरियड्स हो रहे हैं या हम बोल सकते हैं मेंस्ट्रुएशंस हो रहे हैं, लड़कों को नहीं हो रहे हैं। तो ये जो भी जैविकीय चीज है या जो भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं? इनसे अगर हम एक मेल और एक फीमेल में डिवाइड कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे सेक्स। ठीक, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं जेंडर। तो फिर जेंडर क्या होता है? ठीक, जेंडर जो होता है ये बेसिकली क्या होता है? जो हमारे मनोवैज्ञानिक या संस्कृति से हमें मिली है, यानी कि जो हमें बेसिकली समाज से मिली है। जैसे समाज अगर किसी को कुर्ते सलवार में देखेगा तो उसको क्या बोलेगा? ये लड़की है, औरत है। ठीक है, लंबे लंबे बाल किसके होंगे? लड़की के होंगे। तो ये कोई बायोलॉजिकल फीचर तो है नहीं। लंबे बाल अगर लड़का करना चाहे लड़का भी कर सकता है ना। ये तो सामाजिक फीचर ही है ना कि लड़की है तो उसके बड़े बाल होंगे, लड़का है तो उसके छोटे बाल होंगे। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट चीज देखें, सूट की बात करें तो सूट लड़का भी पहन सकता है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, पर नहीं पहनेगा, है ना, क्योंकि समाज उसको अच्छी नजरों से नहीं देखेगा। तो अगर सूट पहन रखा है तो लड़की होगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जेंडर। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर हम समाज में देख करके किसी को पता लगा रहे हैं कि ये लड़की है या लड़का है, इस तरीके से, या उसकी संस्कृति के रूप में अगर हम उसको उसके बारे में पता लगा रहे हैं, या फिर व्यवहार भी होता है दोनों का, वो भी अलग ही होता है, लड़का लड़कियों का दोनों का व्यवहार अलग होता है। तो अगर व्यवहारिक रूप से वो अलग अलग दिख रहे हैं तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? जेंडर बोलेंगे। ठीक, लेकिन अगर तो बायोलॉजिकल या जैविकीय संरचना में अगर दोनों अलग अलग हैं तो उनको हम बोलेंगे कि सेक्स।
ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है सेक्स में और जेंडर में। सेक्स मतलब जैविकीय अंतर और जेंडर मतलब सामाजिक अंतर, इतनी चीज याद रखिएगा। तो सेक्स या फिर ये सेक्स को सेक्स ही पढ़िएगा, लिंग मत पढ़िएगा, जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रही थी। तो सेक्स जो होता है वो लैटिन टर्म सेक्सस से आया है, जिसका मतलब होता है डिवीजन करना, यानी कि विभाजन करना या अलग अलग करना। ठीक है, ये अलग अलग या डिवीजन किसके अंदर करता है, तो मेन और वुमेन के बीच में, और इसी को ही हम बायोलॉजिकल सेक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बोला था कि जैविक संरचना जो होती है उसको हम सेक्स बोलते हैं। ठीक, तो लैटिन ये हमने यहाँ पे पढ़ ही लिया है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो सेक्स के प्रकार कितने होंगे, 3 होंगे। एक स्त्रीलिंग होगा और एक पुल्लिंग होगा और एक ट्रांसजेंडर होगा, यानी नपुंसक लिंग बोलते हैं जिसको, है ना। अब यहाँ पे आपको एक चीज और याद रख लेनी है कि ये द्विआधारी लिंग होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज पूछने आ सकती है। बाइनरी जेंडर या द्विआधारी लिंग का मतलब क्या हुआ कि दोनों प्रकार के अगर सेक्सों का मेल है ना, मतलब दोनों प्रकार के उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या गुण हैं, तो उसको हम बोलते हैं नपुंसक लिंग, ट्रांसजेंडर या फिर किन्नर। ठीक, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे लिंग। लिंग क्या होता है, यानी जेंडर क्या होता है। ठीक, तो जैसा मैं बोल रही थी आपको जेंडर ही पढ़ना है, यहाँ पर लिंग मत पढ़िएगा। इंग्लिश में वहां पे देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में देखिएगा जेंडर लिखा हुआ है या सेक्स लिखा हुआ है। तो जेंडर, अगर हम लिंग की बात करते हैं तो ये लैटिन शब्द से आया है, जीनस से, और जीनस जो है इसका मतलब होता है प्रकार या फिर नस्ल। ठीक, लिंग जो है वो एक मनोवैज्ञानिक या सांस्कृतिक शब्द है, और यहाँ पर एक और चीज याद रख लीजिएगा, सामाजिक। ठीक है, क्योंकि समाज से ही मिलता है ये, तो मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और सामाजिक शब्द है जो व्यक्ति के पुरुषत्व और स्त्रीत्व की व्यक्तिपरक भावनाओं को संदर्भित करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे सेक्स में और जेंडर जो है उन दोनों में अंतर क्या होता है, यानी डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर हम देखें तो ये शारीरिक और जैविकीय विशेषताएं हैं। शारीरिक और जैविकीय मैंने बता दी आपको, है ना, कि शरीर के अंदर जो दोनों के डिफरेंस हैं, हम उनको शरीर में जो दोनों के अंतर हैं या फिर उनके हार्मोन्स वगैरह जो है, यानी इंटरनल जो चीजें चल रही हैं उनको भी मिला करके हम बोलते हैं सेक्स। ठीक है, जो किसी जीवित प्राणी के लिंग को परिभाषित करते हैं, उनका शरीर परिभाषित करता है, या फिर उनकी जैविक विशेषताएं। जैविक विशेषताएं जो मैं आपको बता रही थी, जैविक विशेषताएं क्या हो जाएंगी, जैसे कि लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है, लड़का नहीं हो सकता है ना। लड़कों के अंदर अलग हार्मोन सिक्रीट होते हैं, लड़कियों के अंदर अलग हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे जैविकीय लक्षण हो जाएंगे। ठीक है, तो शारीरिक और जैविकीय विशेषताएं जो कि एक लिंग को परिभाषित करें, यानी औरत और मर्द में परिभाषित करें, उसको हम बोलते हैं सेक्स। जबकि अगर हम जेंडर की बात करें तो किसी व्यक्ति के जैविक लिंग के कारण उसके गुणों, व्यवहारों और भूमिकाओं का समूह है जिसे सामाजिक रूप से उपयुक्त माना जाए, है ना। ये जो सामाजिक रूप से भी उपयुक्त माना जा रहा है, या जो भी व्यवहार या गुण आ रहे हैं किसी भी औरत या आदमी के अंदर, वो भी किस वजह से आ रहे हैं, जैविक लिंग के वजह से ही आ रहे हैं, यानी जो सेक्स है उसकी वजह से ही आ रहे हैं। जैसे अगर औरतों की बात करेंगे, वहां पर जो डोपामीन है वो थोड़ा ज्यादा सिक्रीट होता है एज कंपेयर टू मैन, तो वहां पर जो औरतें हैं वो ज्यादा इमोशनल होती हैं, है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से जो जेंडर है बेसिकली वो भी परिभाषित होते हैं। ठीक, अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो ये अनुवांशिक और फिनोटाइप गुण है। अनुवांशिक का मतलब क्या है, अनुवांशिक का मतलब यानी कि जेनेटिक, है ना, या हम बोल सकते हैं हेरिडिटरी, है ना। तो अनुवांशिक और फिनोटाइपिक गुण है। ठीक, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये एक सामाजिक निर्माण है, यानी सोशली कॉन्स्ट्रक्ट है। जैसे मैं बता रही थी समाज, आपको याद रखना है यहाँ पर कि समाज जिस तरीके से देखता है एक औरत को या आदमी को, है ना, कि औरत है तो सलवार पहनेगी, साड़ी पहनेगी, आदमी है पैंट शर्ट पहनेगा, है ना। औरत जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट बिहेव करेगी, आदमी जो है वो कड़क बिहेव वाला ही चलेगा। ठीक है, तो ये वाले के सारे सामाजिक नियम है ना, तो सामाजिक निर्माण होगा जेंडर। ठीक, समझ आ रहा होगा आई होप आपको। और यहाँ पर ये जो फिनोटाइपिक गुण है ना, तो फिनोटाइप और जीनोटाइप दो चीजें होती हैं। तो जीनोटाइप हम यहाँ पे आनुवंशिक को बोल रहे हैं, यानी कि जो हमारे जीन्स हैं डीएनए के अंदर, ये बहुत ज्यादा साइंस में घुस के हो जाएगा, आपको फिर समझ नहीं आएगा ज्यादा, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। देखो जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर क्या होता है। जीनोटाइप जो होता है ना, वो इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे कि अगर हम मेल की बात करें तो मेल में टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट हो रहा है, हार्मोन, है ना। क्या हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, पर सिक्रीट हो रहा है ना। अगर हम मेल का जीनोटाइप की बात करते हैं तो मेल का जीनोटाइप क्या होता है, मेल का जीनोटाइप होता है XY,
ठीक है, ये जीनोटाइप होता है। अगर आपने क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो जो XY क्रोमोसोम होता है ये मेल के अंदर होता है, लेकिन वही अगर हम फीमेल की बात करते हैं यानी औरत की बात करते हैं, है ना, तो औरत के अंदर क्या सिक्रेट होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, 2 हार्मोन होते हैं। और इनका अगर हम जीन की बात करते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, XX होता है, जो फीमेल्स होते हैं उनके अंदर। ठीक है, तो ये होता है जीनोटाइप, यानी जो हमें दिखाई ना दे पर वो अंतर है दोनों में, मेल और फीमेल में। ठीक है, जबकि फिनोटाइपिक को हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइपिक हम बोलते हैं जो हमें दिख रहा है वो, है ना। जैसे अगर देखने की बात करें हम, तो जो औरत हैं उनको और मर्द को, यानी जब भी बच्चा पैदा हुआ है तो हम देख करके पता लगा रहे हैं ना कि वो लड़की है या लड़का है, तो वो गुण कौन से हो जाएंगे, फिनोटाइपिक गुण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में अंतर होता है। जीनोटाइप मतलब जो हमें दिख रहे नहीं है पर अंतर है, और फिनोटाइप यानी जिन अंतरों को हम देख करके पता लगा लें वो फिनोटाइपिक गुण होते हैं। ठीक, यहाँ पर हम देखें, देखो ये आनुवंशिक वाली जो मैं बात कर रही थी, तो ये जो विशेषताएं हैं वो X और Y गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित होती हैं, यानी कि X और Y है तो लड़का होगा और अगर XX है तो लड़की होगी। ठीक, इट इज कॉमन दैट देयर इज नो चेंज इन सेक्स इन लिविंग बीइंग। चलो ये आगे बढ़ेंगे। अभी क्या है, नेक्स्ट है ये सामाजिक निर्माण है, ये हमने पढ़ ही लिया है। नेक्स्ट है इसमें सामाजिक दृढ़ संकल्प और व्यक्ति का उसके शरीर के साथ संबंध शामिल है ना, सामाजिक दृढ़ संकल्प। ठीक है, यानी लड़के जो हैं उनकी क्या भूमिकाएं हैं समाज के अंदर, लड़कों की क्या भूमिकाएं हैं समाज के अंदर, ये सारी की सारी चीजें बेसिकली सामाजिक कॉन्स्ट्रक्ट को ही हम बोलते हैं या सामाजिक संरचना को ही हम बोलते हैं जेंडर, तो वही सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। नेक्स्ट है, यह सामान्य बात है कि किसी जीवित प्राणी में लिंग परिवर्तन नहीं होता, है ना, जीवित प्राणी में, यानी अगर कोई भी जीवित प्राणी है और आप चाहो कि वो लड़के से लड़की बन जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। वैसे अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है कि हो भी जाता है ना, पर अगर हम देखें तो बेसिकली अगर कोई चाहे अपने आप ही ऐसे बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के, कि अगर कोई अपने आप ही चाहे कि मैं लड़की हूं मैं लड़का बन जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना, ये बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, सामाजिक रूप से निर्दिष्ट लिंग पहचान से भिन्न लिंग पहचान मानी जा सकती है। ठीक है, कैसे हो सकता है, जैसे देखो जब किसी लड़की के घर में बेसिकली क्या होता है जेंडर के रूप में, कि लड़कियां जो हैं वो मतलब जिम्मेदारियां इतनी नहीं होती हैं उनके ऊपर, लड़कों के ऊपर घर की जिम्मेदारी होती है, घर पूरा चलाने की जिम्मेदारी, है ना। लेकिन अगर किसी के घर में जो बड़े लोग होते हैं, कई बार देखा होगा आपने भी अपने जीवन में, कि जब उनके घर के बड़े लोग सोचो मर गए हैं, है ना, या सोचो उनके घर में भाई ही नहीं है, कई बार घरों में होता है कि 5-5 6-6 बहनें होती हैं, उनके भाई नहीं होता है, तो वो भाई वाली भूमिका निभाती है ना। ठीक, तो ये आ जाएगा किसके अंदर, जेंडर के अंदर, कि अगर वो बनना चाहे तो वो बन सकते हैं। जैसे अगर लड़की चाहे कि मेरे को लड़के जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है तो वो निभा सकती है। ठीक है, अगर लड़की चाहे कि मेरे को लड़कों जैसे कपड़े पहनने हैं वो पहन सकती है, लड़की चाहे मेरे को लड़कों जैसे बाल कटाने हैं वो कटा सकती है। वैसे ही सेम अगर लड़के चाहे मुझे लड़कियों जैसे कपड़े पहने, लड़के पहन सकते हैं, है ना, मतलब बदल सकते हैं खुद को, यानी अपना जेंडर बदल सकते हैं पर अपना सेक्स नहीं बदल सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ, है ना। तो जो सामाजिक रूप से निर्दिष्ट लिंग पहचान से भिन्न लिंग पहचान मानी जा सकती है, यानी कि वो बदल सकते हैं। ठीक, लिंग पहचान में परिवर्तन हो सकता है, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता रही थी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पुरुष महिला और कुछ हद तक अंतरलैंगिक होता है ये, महिला पुरुष अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, जैसे जितनी भी चीजें आ जाती हैं वो सारी की सारी जेंडर के अंदर ही आती हैं, है ना। जबकि अगर हम सेक्स के अंदर देखें तो सेक्स केवल 3 चीजों को ही परिभाषित करता है, एक तो करता है या तो कोई मेल होगा, या तो कोई फीमेल होगी यानी औरत होगी, और या तो कोई ट्रांसजेंडर होगा, है ना, यानी द्विआधारी लिंग होगा। ये 3 चीजों में ही डिवाइड करता है सिर्फ और सिर्फ किसी भी इंसान को। जबकि अगर हम जेंडर की बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी आपने देखे होंगे, अभी खैर बहुत सारे चल रही हैं चीजें, है ना, समाज में, तो वो जितनी भी चीजें चल रही हैं वो सारी सारी जेंडर के अंदर ही आएंगी, है ना। जैसे पुरुष भी हैं यहाँ पर, महिला भी हैं, सिस जेंडर भी हैं, ट्रांसजेंडर भी हैं, और अन्य जितने भी बच्चे गे पता नहीं क्या क्या होते हैं, तो वो सारे के सारे इसी के अंदर ही आ जाएंगे। ठीक, चलिए चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ शिफ्ट होते हैं। क्या हो जाता है, ये होती क्यों नहीं है नेक्स्ट। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर कि जो लिंग स्थिरता है या जो जेंडर स्टेबिलिटी है उसके 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, अब जो लिंग स्थिरता है इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ, जैसे बच्चा पैदा हुआ है उसको तो पता नहीं होता कि कौन लड़की है कौन लड़का है। ठीक है,
लड़कों के काम क्या होते हैं, लड़कियों के काम क्या होते हैं, लड़के लड़कियों में अंतर क्या होता है, कैसे पता करेंगे। ये बच्चा पैदा हुआ है उसको तो पता नहीं है ना, उसको तो लिंग स्थिरता नहीं पता है। लिंग स्थिरता का मतलब जो लड़की है वो लड़की है, जो लड़का है वो लड़का है ना। तो ये बच्चे को तो पता नहीं है। अब बच्चे को ये कैसे कैसे पता चलता है कि जो लड़की है वो लड़की क्यों है, जो लड़का है वो लड़का क्यों है ना। ये बच्चे को कैसे पता चलता है उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, यानी लिंग स्थिरता के बारे में बात हो रही है। तो जो लिंग स्थिरता बनती है, यानी बच्चे जब पूरा का पता लगा लेते हैं कि कौन लड़की है कौन लड़का है, ठीक है, किसके क्या रोल्स हैं, लड़कियां क्या करती हैं लड़के क्या करते हैं, इस सब चीजों, ये सब चीजें जो है इन सब सारी की सारी चीजों को 3 चरणों में डिवाइड करा गया है, यानी 3 स्टेप या 3 स्टेजेस दिए गए हैं इसको। सबसे पहले आती है फर्स्ट स्टेज जिसको हम बोलते हैं लिंग पहचान, है ना। तो इसमें सबसे पहले बच्चा जो है उसको लिंग पहचान होती है, पर उसको अंदर वाली चीजें नहीं पता होती है, सिर्फ वो बाहर से पता कर लेता है कि हाँ बड़े बड़े बाल हैं, साड़ी पहन रखे है, सूट पहन रहा है, तो चलो ये लड़की है, और जो पैंट पहन के सुबह को ऑफिस जा रहे हैं वो मेरे पापा हैं और उनको हम बोलते हैं लड़का, है ना। तो ये चीज बच्चे को थोड़ा थोड़ा आ जाती है जब वो 2 वर्ष की आयु में होता है, ठीक है, तब तक। तो बच्चे की बुनियादी जागरूकता को संदर्भित करती है कि वे या तो लड़के हैं या तो लड़के हैं, यानी कि वो उनको खुद के बारे में भी पता चल जाता है कि वो लड़की हैं या लड़के हैं, ठीक। 2 वर्ष की आयु में बच्चों में लिंग पहचान जो है वो स्थापित हो जाता है, यानी वो अगर सामने उनके कोई आ रहा है तो उनको पता चल जाएगा कि वो लड़की है या लड़का है, ठीक है। ऐसे देख करके बच्चे पता कर लेते हैं 2 वर्ष की आयु में, ठीक। अब नेक्स्ट जो स्टेज आती है हमारी वो आती है लिंग स्थिरता की। तो यह मान्यता को संदर्भित करता है कि लिंग पहचान समय के साथ नहीं बदलती, है ना। यानी जब जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे ये समझ लेता है कि जो बचपन में लड़का है वो बड़े होकर भी लड़का ही रहेगा, जो बचपन में लड़की है वो बड़े होकर भी लड़की ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन बाद लड़का लड़की बन जाएगा या लड़की लड़का बन जाएगी, है ना। यानी जो उनकी पहचान है वो समय के साथ बदलेगी नहीं, जो लड़की है वो लड़की रहेगी, जो लड़का है वो लड़का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज आती है लिंग स्थिरता की, और जो हमारी फाइनल स्टेज आती है थर्ड वो आती है लिंग संगतता की, ठीक। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें जो बच्चा है वो बेसिकली ये समझ लेता है कि अगर किसी लड़की ने लड़के के कपड़े पहन लिए हैं इसका मतलब वो लड़का नहीं बनेगी, ठीक है। लिंग संगतता का मतलब क्या होता है, जेंडर कॉन्सिस्टेंसी, कि लड़की कुछ भी कर ले, है ना, छोटे बाल भी करा लिए उसने, पैंट शर्ट भी पहन रही है, पर वो अंदर से लड़की ही है ना, वो लड़का नहीं बन जाएगी। या लड़का है उसने बड़े बाल कर लिए हैं और वो लड़कियों जैसे कपड़े पहनने लगा है तो तभी भी वो अंदर से लड़का ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। इसको बोलते हैं हम जेंडर कॉन्सिस्टेंसी, यानी कि वो जो भी जेंडर है उसका वो वही ही रहेगा, वो समय के साथ बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। या उसने अगर कुछ अपने अंदर चेंजेस भी कर लिए हैं, है ना, लड़कों की तरह अगर लड़की रह रही है तो इसका मतलब वो लड़की ही रहेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़का बन जाएगी, ठीक है। तो लिंग संगतता यानी ये कितने वर्ष में आता है, 6 से 7 वर्ष की आयु में आता है ना। यानी ये कितने वर्ष की आयु में आता है, 2 से 6 वर्ष की आयु में, है ना, लिंग स्थिरता। तो ये 6 या 7 वर्ष की आयु में महारत हासिल करने को संदर्भित करता है। बच्चे के पास अब यह अतिरिक्त ज्ञान है कि उपस्थिति पोशाक या गतिविधि में बदलाव के बावजूद लिंग अपरिवर्तनीय है, ठीक है। यानी वो अपनी उपस्थिति में यानी प्रेजेंटेशन में अगर अंतर कर ले, खुद को प्रेजेंट करे किसी भी तरीके से, या पोशाक कोई भी पहने, या गतिविधि यानी कि काम कैसे भी करे, है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चेंज हो जाएगा, जो है वो वही ही रहेगा चाहे कुछ भी कर ले, ठीक। चलिए चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है ये चीजें जो ये आप अभी पढ़ रहे हो ना, ये वाला जो बेसिकली आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, यहाँ से भी सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं। अभी आप आगे पढ़ोगे जेंडर स्टीरियोटाइप वगैरह पढ़ोगे तो वो चीजें तो आती हैं यहाँ से भी, है ना, मतलब यहाँ से भी आता है सीटेट के अंदर। जेंडर स्टीरियोटाइप तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सीटेट का, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर लिंग भूमिका यानी जेंडर रोल क्या होते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आप जेंडर के बारे में आपने पढ़ ही लिया कि जो समाज संदर्भित करता है कि ये लड़का है ये लड़की है, यानी लड़की है वो बड़े सूट पहनेगी साड़ी पहनेगी, लड़का जो है वो पैंट शर्ट पहनेगा। तो इस तरीके से जो लड़के लड़कियों को परिभाषित किया जाता है समाज से, तो उसको हम लिंग बोलते हैं, है ना। अब जो लिंग भूमिका है वो क्या होगी, जैसे आपको पता है लड़कियों की अलग भूमिकाएं होती हैं और लड़कों की अलग भूमिकाएं होती हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लिंग भूमिका को आमतौर पर कुछ जैविक लिंग सदस्यों के लिए जिम्मेदार दृष्टिकोण, व्यवहार और आत्म प्रस्तुति विधियों के एक सेट के रूप में परिभाषित किया जाता है। बच्चा अपनी लैंगिक भूमिका मुख्य रूप से परिवार से सीखता है। परिवार से कैसे सीखेगा, जैसे कि जो उसके पापा है वो सुबह सुबह रेडी होके ऑफिस जा रहे हैं, है ना, और जब भी किसी को भी जरूरत
पड़ रही है पैसों की तो वो पापा से ही मांग रहा है उसके, है ना, कि पैसे दे दो सब्जी लेके आनी है, पैसे दे दो शॉपिंग करने जाना है ना, या जिस भी चीज के लिए पैसे मांगने हो रहे हैं। तो लड़का जो है वो बेसिकली उसको धीरे 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 उसके दिमाग में ये चीज फिक्स हो जाएगी कि जो आदमी होते हैं या जो बेसिकली मर्द होते हैं उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर को चलाने की, है ना, बेसिकली पैसा कमाने की, है ना। तो बच्चे को ये धीरे धीरे पता चल गया। अब वो अपनी मम्मी को देख रहा है डेली की मम्मी डेली किचन में खाना बनाती है अच्छे से, दादा दादी का ख्याल रखती है, मेरा ख्याल रखती है, मेरे को स्कूल भेजती है अच्छे से। तो अभी धीरे धीरे उसको समझ आएगा कि जो लड़कियां होती हैं उनकी ये वाली भूमिकाएं होती हैं। ठीक, वैसे अभी तो समाज में देखें तो भूमिकाएं चेंज हो गई हैं, है ना, अभी तो दोनों मिल करके काम करते हैं, पर जो लिंग भूमिका है वो इस तरीके से बच्चा सीखता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो जन्म से लेकर के 5 वर्ष की आयु तक बच्चा अपना अधिकांश समय अपने परिवार और सदस्यों के साथ बिताता है। अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को लिंग विशिष्ट कपड़े पहनाते हैं, जैसे अगर लड़का है तो उसको लड़कों वाले कपड़े पहनाएंगे, लड़की है तो उसको लड़की वाले कपड़े पहनाएंगे। और अगर जिनके घर में बच्चों के घर में भाई बहन भी है तो वो देख रहे हैं, अगर लड़का है कि मेरी बहन को तो स्कर्ट और फ्रॉक पहनाया जाता है, मेरे को पैंट पहनाया जाता है, यानी लड़के जो है वो पैंट पहनते हैं और जो लड़कियां हैं वो फ्रॉक और स्कर्ट पहनती हैं, है ना। तो उसको ये भी चीजें पता चल रही हैं। तो वे उन्हें लैंगिक रूढ़िवादिता के अनुसार खिलौने भी देते हैं, है ना, जैसे कि जो लड़कियां हैं उनको किचन वाले खिलौने देंगी, किचन के जो खिलौने आते हैं, है ना, और जो लड़के हैं उनको बैट बॉल और कार और ये सब लाके देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे, पर करते हैं लोग ऐसे। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट है लिंग भूमिका और रूढ़िवादियों को निर्धारित करने वाले कारक कौन है। लिंग भूमिका यानी किसकी कौन सी भूमिका रहेगी, लड़की की क्या भूमिका है, और रूढ़िवादिता भी हम इसी चीज को ही बोलते हैं, स्टीरियोटाइप्स भी हम इसी चीज को ही बोलते हैं। जैसे हम ऐसे डिसाइड कर लेते हैं ना, लड़की है ना, तो वो घर में रहेगी, लड़की है उसको ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, लड़की है तो उसको ज्यादा तेज हंसना नहीं चाहिए, लड़की है तो उसको घर में अच्छे से काम करना चाहिए, लड़की है तो उसको सबका सम्मान करना चाहिए चाहे उसे कोई कुछ भी बोले, है ना। तो ये सारी की सारी चीजों को ही हम बोलते हैं रूढ़िवादिता, है ना। वही सेम चीज लड़कों पर भी अप्लाई होती है कि लड़कों के लिए भी ऐसे बोला जाता है ना कि लड़का है उसको कमाने जाना चाहिए पैसे, है ना, नहीं कमा रहा है तो उसको निकम्मा बोल देते हैं, है ना। तो ये वही सेम चीज लड़कों पर भी है एप्लीकेबल, ऐसे नहीं है सिर्फ लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में भी होती है ऐसे। मतलब लड़कों के बारे में भी रूढ़िवादिता होती है लोगों के अंदर, या लोग स्टीरियोटाइप होते हैं लड़कों के बारे में भी। ठीक है, तो संस्कृति और पर्यावरण दोनों लिंग भूमिका निर्धारित करते हैं, संस्कृति भी और पर्यावरण भी, है ना, यानी जो हमारी संस्कृति है वो भी और पर्यावरण यानी हमारे आसपास का जो माहौल है वो भी, दोनों मिल करके लिंग भूमिका निर्धारित करते हैं। जैसे पहला आ रहा है व्यक्तित्व गुण, है ना, यानी उनका गुण कैसा होना चाहिए, एक लड़के के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए और एक लड़की के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। ठीक, तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, महिलाओं से अक्सर मिलनसार और भावुक होने की अपेक्षा की जाती है, जैसे मैं बता रही थी, है ना, कि वो इमोशनल होनी चाहिए और मिलनसार होनी चाहिए, हर किसी से अच्छे से मिलनी चाहिए। जबकि पुरुषों से आत्मविश्वासी और आक्रामक होने की अपेक्षा करी जाती है कि वो आक्रामक हो सकते हैं यानी अग्रेसिव हो सकते हैं, और आत्मविश्वासी होने चाहिए यानी कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए उनके अंदर भर भर के। अगर हम नेक्स्ट देखें, घरेलू व्यवहार दोनों का कैसा होना चाहिए, तो कुछ लोगों का मानना है कि महिलाएं जो हैं वो बच्चों की देखरेख करेंगी, खाना बनाएंगी, घर की साफ सफाई करेंगी, जबकि जो पुरुष हैं वो वित्त का ध्यान रखेंगे। वित्त क्या होता है, पैसा, ठीक है, मनी, तो ये होता है पैसा, धन या मनी बोल सकते हैं। तो वो वित्त का ध्यान रखेंगे, कार का काम करेंगे और घर की मरम्मत करेंगे। ठीक है, तो आदमी जो है वो ये करेंगे। घरेलू व्यवहार हो गया। अगर हम व्यवसाय की बात करें तो कुछ लोग ये मान लेते हैं कि शिक्षक और नर्स जो है वो महिलाएं होंगी, है ना, यानी जो टीचर और नर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं बनेंगी, जबकि जो पायलट, डॉक्टर या इंजीनियर हैं वो किसके काम है, पुरुषों के काम है। तो कुछ लोग ये मान लेते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक बनावट जो है वो कैसी होनी चाहिए समाज के अनुसार, तो महिलाएं जो है वो कैसी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए और सुंदर होनी चाहिए। ठीक, ये मानता है, कौन मानता है, समाज। तो मोटी कहाँ जाएंगी भाई, है ना, तो गलत बात है, ऐसे थोड़ी चलना चाहिए। होने की उम्मीद की जाती है, जबकि पुरुष से लंबे और मांसल होने की उम्मीद की जाती है कि वो लंबे होने चाहिए प्लस वो मस्कुलर होने चाहिए, है ना, यानी मसल्स जो 6 पैक एब्स वाले होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है पुरुषों और महिलाओं से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे कपड़े पहने और सवरें जो उनके लिंग के अनुरूप हो, है ना। जैसे पुरुष क्या पहनेंगे, पैंट पहनेंगे और उनके छोटे केश होने चाहिए यानी बाल उनके छोटे होने चाहिए, जबकि महिलाएं जो हैं वो कपड़े पहनती हैं और मेकअप करती हैं। ठीक है, मेकअप भी होना चाहिए ताकि सुंदर दिखें। ठीक, ये अपेक्षाएं होती हैं हमारे समाज की। चलिए नेक्स्ट है
लिंग या सेक्स शब्द किस भाषा से आया है, तो लैटिन भाषा से आया है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। स्त्री पुरुष में शारीरिक अंतर होता है, ठीक है। शारीरिक अंतर जो है वो कैसा होता है, देखो शारीरिक अंतर जैविकीय और आनुवंशिक दोनों तरीके का होगा, यानी बायोलॉजिकल और जेनेटिक। वैसे बायोलॉजिकल और जेनेटिक दोनों का मतलब एक ही है देखा जाए तो, है ना, पर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे आनुवंशिक की अगर हम बात करें तो लड़का है उसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम होगा, XY होगा, और लड़की के अंदर कौन सा होगा, XX होगा, है ना। अगर हम जैविकीय की बात करें तो जो भी थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी कि जो लड़के और लड़कियों में बेसिकली उनके देखने में जो अंतर है ना, वो हो जाएगा जैविकीय अंतर, ठीक। तो यहाँ पर हमारा से ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लिंग का प्रकार है, यानी जैसे मैं बता रही थी आपको, यहाँ पर जेंडर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ लिंग लिखा हुआ है, सेक्स होता है इधर तभी भी लिंग ही होता, इसलिए आप यहाँ पर जाइएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है ना। तो लिंग जो है उसका प्रकार क्या क्या है, यानी जेंडर जो है वो किस प्रकार के होते हैं, महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर तीनों होते हैं, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट है संस्कृत जो है उसमें लिंग कितने होते हैं, तो संस्कृत हो चाहे व्याकरण हो, हिंदी व्याकरण हो, इंग्लिश हो, हर किसी में 3 ही होते हैं जो हमने अभी पढ़े थे, यानी मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, है ना, ये तीनों ही होंगे हर जगह पे। और वही अगर हम हिंदी में देखेंगे इसको तो कौन से होंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। अगर हिंदी में देखें तो ये 3 होंगे, ठीक। अब देखो व्याकरण की दृष्टि से संस्कृत में कितने लिंग होंगे, व्याकरण हो कुछ भी हो, हर किसी की दृष्टि से ये 3 ही होते हैं, है ना। संस्कृत में कौन कौन से लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये तीनों होते हैं, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अरे हाय ये क्या हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे व्याकरण के शब्दों का स्त्री पुरुष विभाजन कहलाता है ना, यानी व्याकरण में जब हम स्त्री और पुरुष का विभाजन करते हैं तो वो क्या है, वो है जेंडर, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हिंदी व्याकरण में भी लिंग बताए जाते हैं। हिंदी व्याकरण में कितने, जैसा मैंने बताया किसी में भी पूछे आपको 3 पर ही टिक करना है। संज्ञाओं में लिंग का वर्गीकृत किया जाता है, यानी जो संज्ञा है उनमें कौन कौन से होते हैं, तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों होते हैं, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है हिंदी भाषा में कितने लिंग होते हैं, कितने होंगे, 3 होंगे हर किसी में। अंग्रेजी भाषा में कितने लिंग होंगे, 3 होंगे। द्विआधारी लिंग की संज्ञा किसे दी जाती है, द्विआधारी का मतलब क्या हुआ, जिसमें मेल के भी गुण हो और फीमेल के भी हों, दोनों के हों, उसको हम क्या बोलते हैं, किन्नर लिंग बोलते हैं, यानी से ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि जो लिंग है उसका प्रयोग किया जाता है। लिंग का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है लिंग का प्रयोग, व्यक्ति के लिए, बिल्कुल करा जाता है व्यक्ति के लिए, है ना। जैसे अगर कोई भी आदमी है उसको क्या बोलेंगे हम, मतलब कोई भी मेल है उसको मेल बोलेंगे ऑब्वियसली, जो भी लेडी है उसको लेडी बोलेंगे, तो लिंग का प्रयोग हो गया, जेंडर का प्रयोग हो गया। आसपास की वस्तुओं के नामों के लिए भी बोलते हैं, जैसे कैसे बोलते हैं, अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो मतलब कोई भी चीज हो, जैसे नदी है, नदी को हम क्या मानते हैं, फीमेल मानते हैं, है ना। ऐसे बोलते हैं ना नदी बह रही है, ऐसे नहीं बोलते ना नदी बह रहा है, नहीं बोलते ना ऐसे नदी बह रही है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो नदी को क्या मान रहे हैं हम, फीमेल मान रहे हैं, ठीक है। वही अगर हम पहाड़ की बात कर रहे हैं तो पहाड़ को हम क्या बोलते हैं, पहाड़ बहुत ऊंचा है, यानी ऊंचा है का मतलब क्या हो गया, लड़के की वो दे रहे हैं, उसको संज्ञा दे रहे हैं पहाड़ को, है ना। जबकि ऐसे तो नहीं बोलते ना हम कि पहाड़ बहुत ऊंची है, ऊंचा है बोलते हैं ना। ऊंचा है क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम उसको मेल मान रहे हैं, यानी हम उसको पुरुष की संज्ञा दे रहे हैं, ठीक है। तो आसपास की वस्तुओं के नाम के लिए भी हम जेंडर का प्रयोग करते हैं, पर अगर यहाँ पर आ जाता है सेक्स का यूज किस लिए करते हैं ना, तो सेक्स का यूज हम सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों के लिए ही करेंगे। सेक्स का यूज हम आसपास की वस्तु के लिए नहीं करते, क्योंकि सेक्स क्या है, सेक्स एक जैविक संरचना है, ठीक है। यानी अगर जिसके पास पेनिस है उसको ही हम बोलेंगे केवल और केवल लड़का, या हम बोले मेल, ठीक है। जिसके पास वेजाइना है उसको ही हम बोलेंगे फीमेल, कि ये फीमेल है ना। अब यहाँ पर तो हम नदी को या पहाड़ को देखेंगे, इनके पास तो कुछ नहीं है, पर फिर भी हम इनको फीमेल और मेल बोल रहे हैं ना। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जेंडर हम इनको बोल रहे हैं, जेंडर, सेक्स नहीं बोल सकते, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आई होप आपको जेंडर और सेक्स में अंतर। जेंडर जो है वो जो समाज जो नाम दे रहा है, यानी दुनिया जो बुला रही है उसके अनुरूप, और सेक्स जो हमें भगवान ने दिया है उसके अनुरूप, ठीक। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे जेंडर और सेक्स जो है वो क्या है। तो जेंडर और सेक्स दोनों अलग अलग है, अभी आप समझ गए हो अच्छे से, है ना। जेंडर जो है
है वो क्या है, तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है और जबकि सेक्स एक जैविकीय या फिर आनुवंशिक संरचना है। ठीक, नेक्स्ट है जेंडर जो है वो किससे निर्मित है और लिंग जो है वो किससे निर्मित है, ये पूछ रहे हैं। तो अभी अभी मैंने बोला था जेंडर सामाजिक संरचना है जबकि लिंग जैविक संरचना है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से वो करना है, समझना है। अगर आपको नहीं समझ आया हो तो मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। मैं बाद में आपको फिर कभी और समझा दूंगी, फिर कभी क्या नेक्स्ट वीडियो में और समझा दूंगी, है ना। तो मेरे को कमेंट कर देना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए चलिए नेक्स्ट है, कौन सा शब्द सामाजिक भेदभाव को प्रदर्शित करता है। सामाजिक, जहां पर भी समाज की बात आ जाएगी वहां पर हम किस पे जाएंगे, जेंडर पे जाएंगे। जेंडर है व्यक्ति की एक, जेंडर जो है वो क्या है, व्यक्ति की सामाजिक संरचना है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जबकि अगर हम शारीरिक संरचना पे जाते तो क्या हो जाता, सेक्स हो जाता, शारीरिक संरचना। ठीक, नेक्स्ट है जेंडर जो है वो क्या है, जेंडर क्या है, सामाजिक संरचना है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है करेक्ट। ठीक है, जेंडर को याद रखो समाज से और जो सेक्स है उसको याद रखो जैविक से। ठीक, नेक्स्ट है जेंडर कौन सी अवधारणा है, जेंडर कौन सी अवधारणा है, सामाजिक अवधारणा है। ठीक, नेक्स्ट है जेंडर प्रमुख रूप से जेंडर क्या है, एक सामाजिक निर्मित है ना, यानी समाज बनाता है। नेक्स्ट है कौन सा कथन लिंग के बारे में सही नहीं है, यानी जेंडर की ही बात हो रही है यहाँ पे, है ना। जैसा मैं बोल रही थी, इधर आपको देखना है किसके बारे में बात हो रही है, तो कौन सा कथन जेंडर के बारे में सही नहीं है बोल रहा है, लिंग का, यानी यहाँ पे जेंडर ही है, जेंडर का सामाजिक रूप से निर्माण किया गया है, तो करेक्ट है ना। लिंग जैविक है, जैविक नहीं है, तो हमारा गलत ऑप्शन यही ही है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे लिंग समाज में एक आदमी और महिला की भूमिका है, ये भी करेक्ट है ना। अब ये क्या पूछ रहा है, सही कौन सा नहीं है, तो सही नहीं है हमारा बी ऑप्शन, तो यहां पर हमारा हो जाता है करेक्ट बी ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जेंडर शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जेंडर के लिए या सेक्सुअलिटी के लिए। ठीक है, जेंडर का जो शब्द का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाएगा, देखो दोनों के लिए किया जाएगा, है ना, जेंडर के लिए भी और सेक्सुअलिटी के लिए भी, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो हमारा हो जाता है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है लैंगिक या फिर जेंडर जो है उसका मतलब क्या होता है, तो लिंग को उसके अनुरूप भूमिकाएं, ये करेक्ट बात है ना। जेंडर का यही तो होता है कि जो अभी हमने पढ़ा था कि जो महिलाएं हैं उनको क्या काम करने चाहिए और जो जेंट्स हैं उनको क्या काम करना चाहिए, तो लिंग को उसके अनुरूप भूमिकाएं करेक्ट है। लिंग सामाजिक होता है यानी जेंडर सोशल है, बिल्कुल करेक्ट बात है, और सांस्कृतिक है, बिल्कुल करेक्ट बात है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है लैंगिक स्थिरता को कितने घटकों से मिलाकर परिभाषित किया गया है। लैंगिक स्थिरता बेसिकली कितने स्टेजेस में आती है, तो कितने स्टेजेस में आती है, 3 स्टेजेस जो हमने पढ़े थे वही ही है, 3 स्टेजेस लैंगिक स्थिरता की। ठीक, नेक्स्ट है कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित हो जाती है ना, तो लिंग पहचान जो था वो हमारा पहला ही स्टेज होता था, है ना, लिंग पहचान, जिसमें बच्चे को पता चल जाता है कि ये लड़का या लड़की है ना, पर उसे बाहरी रूप से ही पता चलता है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है जेंडर रोल जो है वो सीखे जाते हैं, किससे सीखे जाएंगे जेंडर रोल, जैसा मैं बता रही थी, जो बच्चे हैं वो अपने घर में ही देख रहे हैं ना, है ना, कि पापा सुबह ऑफिस जा रहे हैं, मम्मी किचन में खाना बना रही है ना, दीदी मम्मी की हेल्प कर रही है, भैया हेल्प नहीं कर रहा है, भैया पर शोर जरूर कर रहा है ना, भैया शैतानी जरूर कर रहा है। ठीक है, तो जेंडर रोल बच्चे कहाँ से सीखते हैं, परिवार से सीखेंगे, अपने अभिभावकों से यानी मम्मी पापा से सीखेंगे, अपने बड़े भाई बहनों से सीखेंगे, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जेंडर की भूमिका तय करते हैं, जेंडर की भूमिका कौन तय करता है, यानी किसको क्या करना चाहिए। ठीक है, औरत को क्या करना चाहिए और मर्द को क्या करना चाहिए, ये कौन तय करता है, ये हमारी संस्कृति यानी हमारा कल्चर और हमारा परिवेश यानी हमारे आसपास जो समाज है, ये दोनों मिलकर के तय करते हैं, यानी से ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए वैसे अभी तो टाइम बहुत चेंज हो गया है, अभी तो जो पर्सन है वो खुद ही तय करने लगे हैं, है ना, कि हमको ये करना है लाइफ में, और सही भी है। नेक्स्ट है लैंगिक भूमिकाएं जो हैं वो हैं, लैंगिक भूमिकाएं क्या हैं, है ना, यानी कि जो लड़का है वो धीरे धीरे सीख जाता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, या लड़की धीरे धीरे सीख जाती है कि मेरी भूमिकाएं या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, तो ये वो कैसे सीखते हैं। ठीक है, यानी उनका बिहेवियर ये कैसा है। ठीक है, पहला है हमारा अधिग्रहित व्यवहार, यानी कि वो सीखते हैं,
एक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ, उन्होंने सीख लिया धीरे धीरे, है ना। या अधिग्रहित का मतलब क्या हुआ, उन्होंने अधिग्रहण कर लिया यानी अधिगम कर लिया यानी सीख लिया। ठीक, तो ये बात तो करेक्ट है, वो धीरे धीरे सीख लेते हैं। जन्मजात व्यवहार होता है, बिल्कुल नहीं होता, है ना। वरना लड़की तो बेचारी रो भी नहीं पाती बचपन में, है ना। लड़के ही रोते सिर्फ, क्योंकि लड़कियों को तो जोर से रोने की भी इजाजत नहीं होती ना। नेक्स्ट है जैविक संरचनाएं हैं, तो जैविक संरचनाएं बिल्कुल भी नहीं है, है ना, क्योंकि जो जेंडर होता है वो तो सामाजिक संरचना होता है ना। और नेक्स्ट है अनुवांशिक निर्धारक है, नहीं है। अनुवांशिक निर्धारक और जैविक संरचना ये दोनों ही चीज कौन सी है, सेक्स है। ठीक है, और यहाँ पर बात हो रही है जेंडर की, जैसे मैं बोल रही थी आपको इधर देखना है किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर हमारा होगा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट निम्न में से लिंग की विशेषता नहीं है, यानी जो जेंडर होता है उसकी विशेषता या उसका गुण जो है वो कौन सा नहीं होगा। पहला है व्यक्तिगत लक्षण, दृष्टिकोण, व्यवहार और मूल्य शामिल है। ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है ना, ये तो विशेषता है। नेक्स्ट है संस्कृतियों में लिंग की भूमिकाएं बदलती हैं, नहीं बदलती हैं, है ना। ऐसे कभी आपने देखा है कि चलो आज समाज बोल रहा है कि चलो लड़कियां जो हैं वो मतलब ऐसे कपड़े पहनेंगे, और कल उसने बोल दिया कि नहीं लड़कियां तो कैसे भी कपड़े पहन सकती हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसे थोड़ी होता है। संस्कृति में लिंग की भूमिका नहीं बदलती भाई। जो संस्कृति है हमारी, जो कल्चर हमारा है, उसने जो लड़कियों के बारे में बोला है, लड़कों के बारे में बोला है कि लड़कों को धन कमा करके घर लाना है ताकि घर खर्च चल सके। ठीक है, तो ये भूमिकाएं नहीं बदलती हैं, है ना। नेक्स्ट है पुरुष और महिला के बीच शारीरिक अंतर जो है वो लिंग की विशेषता है, ये तो विशेषता है ना। इन दोनों के बीच में अंतर होते हैं, है ना। यानी ये पूछ रहा है कौन सी विशेषता नहीं है, तो विशेषता कौन सी नहीं है, हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत था। तो हमारा जो, अच्छा एक मिनट इसको और पढ़ते हैं, है ना। निम्न में से लिंग की विशेषता नहीं है, ये पूछ रहे लिंग की विशेषता यानी जेंडर की विशेषता कौन सी नहीं है। ठीक है, तो जेंडर की विशेषता तो पुरुष और महिला के बीच शारीरिक अंतर, शारीरिक अंतर ये पूछ रहा है जेंडर की। तो ये नहीं, शारीरिक अंतर तो सेक्स के अंदर होते हैं ना, है ना, ये तो सेक्स के अंदर होते हैं। तो ये हमारा जो से ऑप्शन है यही ही होगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट अगर इसे ऊपर वाला देखेंगे, पहले वाला तो करेक्ट है, यानी कि ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना। ये पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये वाली तो विशेषता है, ए वाली ये तो बिल्कुल करेक्ट है। बी भी मेरे को ऐसे लग रहा है, क्या है ये, संस्कृतियों में लिंग की भूमिकाएं बदलती रहती है, नहीं बदलती। कहाँ से बदलती हैं भाई, पर अभी के टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो बदलती भी है। इसका से ऑप्शन तो एकदम करेक्ट है, बी में मेरे को कंफ्यूजन है। ठीक है, ये तो यहाँ पे बे और से दोनों होने चाहिए, पर यहाँ पे बे और से दोनों में से ऑप्शन जो है वो ज्यादा करेक्ट है, तो हम से पर ही जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है संस्कृति प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया के रूप में संदर्भित किया जाता है। संस्कृति प्राप्त करने की, है ना, तो संस्कृति हम कैसे प्राप्त करते हैं, समाजीकरण के थ्रू। ठीक, नेक्स्ट है समाजीकरण के दौरान सामान्य रूप से निम्न में से कौन सी बात सीखी जाती है। जब हम समाजीकरण हो रहा है हमारा, यानी आसपास के लोगों से मिल रहे हैं, उनके व्यवहार को जान रहे हैं, उनके कार्य क्रियाकलाप को जान रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट है हमारा कौन कौन सी चीजें सीखी जाएंगी। फर्स्ट है जीवन में हमें जो भूमिका निभानी है, बिल्कुल करेक्ट बात है, समाजी तो बताता है ये। नेक्स्ट है संस्कृति के मानदंड, यानी जो हमारा कल्चर है वो क्या है और हमें उस कल्चर के थ्रू कैसे जीना है। नेक्स्ट है हमारे आसपास के लोगों की भाषा, तो ये भी हम सीखते हैं, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर मुद्दा है, ठीक है, यानी जेंडर इशू जो है वो क्या है। तो जेंडर इशू क्या है, बच्चों से घर का काम कराना, या बाल विवाह, या वय संधि अवस्था में गर्भधारण। ठीक है, यानी एडल्टहुड में गर्भधारण। देखो एडल्टहुड में जब एडल्ट हो जाते हैं, 18 साल से ऊपर के हो गए, तब तो गर्भधारण कर सकते हैं, इसीलिए तो शादी की उम्र 18 साल रखी गई है। तो ये चीज तो करेक्ट है ना। ये जेंडर मुद्दा कहां से हुआ, जेंडर मुद्दे का मतलब क्या हुआ, लड़के या लड़कियों में से अगर किसी के साथ गलत हो रहा है वो होगा जेंडर मुद्दा। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों से घर का काम कराना, तो यहाँ पे बच्चों से पूछा गया है ना, बच्चों से घर का काम कराना, तो ये भी इतना वो नहीं है, इशू नहीं है, बच्चों से करवाते ही हैं हाउस होल्ड वर्क, है ना, कि बेटा बाप दादा को खाना दे आओ, अपने बाबा को खाना दे आओ, है ना, वहां से ये ले आओ। जेंडर मुद्दा क्या है, बाल विवाह जो है ये सबसे ज्यादा जेंडर मुद्दा है ना, बाल विवाह। नेक्स्ट हम देखेंगे सामाजिक लिंग को स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन अथवा स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये किसने बोला है, फेमिनिस्ट ने बोला है। तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज पुरुष और महिला की भूमिका निर्धारित
करता है यह बयान मुखर, यानी कि ये बयान जो है वो बेसिकली किसने दिया है, ठीक। या ये जो ये मतलब ये जो स्टेटमेंट है समाज पुरुष और महिला की भूमिका निर्धारित, ये इसका मतलब है क्या, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, एक वंशानुक्रम बंदोबस्ती के रूप में, या एक सहज निर्माण के रूप में लिंग, या एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग, या एक अंतर्निहित निर्माण के रूप में लिंग। देखो लिंग की बात हो रही है यहाँ पर, यानी जेंडर की बात हो रही है ना। और मैंने क्या बोला था, जहां पर भी जेंडर होगा वहां पर अगर समाज है तो वही चीज करेक्ट है, क्योंकि लिंग या जो जेंडर है वो सामाजिक कॉन्स्ट्रक्ट है, तो हमारा यहाँ पे से ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है सामाजिकरण क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो सामाजिकरण क्यों महत्वपूर्ण है, इससे हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, यानी जितने हम ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतने ही बातें हम सीखेंगे और उतना ही निखार हम अपनी पर्सनैलिटी में भी ला पाएंगे, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। और नेक्स्ट है अनुशासित होना या अनुशासन होना, तो ये बात भी करेक्ट है, ये भी हम समाज से ही सीखते हैं, यानी से ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। जैसे अभी विराट कोहली जी, चलो कोई बात नहीं वर्ल्ड कप हार गए, पर विराट कोहली से भी तो कितनी चीजें सीखी है ना लोगों ने, है ना, कि फिट रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए, ठीक। अभी जो हमारे कौन से चोपड़ा है, अमन चोपड़ा, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, है ना, चलिए मुझे याद ही नहीं आ रहा, चलिए जो भी है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से सही नहीं है, ये पूछा है कौन सा सही नहीं है। पहला है लिंग सामाजिक मानदंडों पर आधारित है, तो लिंग जहां पर भी समाज के साथ आ जाएगा समझ लो करेक्ट है ना, तो ये तो हमारी करेक्ट चीज है। यहाँ पे हमें पूछा सही नहीं है, यानी हमें गलत चीज ढूंढनी है, ठीक। नेक्स्ट है लिंग भूमिका को संशोधित नहीं किया जा सकता, यानी जो लिंग भूमिका है उसको संशोधित नहीं किया जा सकता। देखो लिंग भूमिका को संशोधित कर सकते हैं, सेक्स को संशोधित नहीं कर सकते, है ना। जैसे ऐसा नहीं कर सकते हम लड़की को लड़का बना दें, मतलब सेक्स उसका चेंज करते हैं ना, ऐसे नहीं हो सकता। पर जो लिंग भूमिका है, यानी जो लड़के हैं सिर्फ वही ही घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, ये चीज तो ऑलरेडी चेंज भी हो गई है ना अभी। अभी तो लड़कियां भी जो होती हैं वो भी साथ मिलकर के अपने हस्बैंड के घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रही होती है। इवन जो लड़के हैं वो भी आजकल घर के काम करने लगे, अपने वाइफ का हाथ भी बटाने लग गए, है ना। तो लिंग भूमिका जो है उसको संशोधित बिल्कुल किया जा सकता है, यहाँ पर लिख रहे नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हमारा यहाँ पर ये गलत है ना, मतलब गलत है, गलत का मतलब है यही ही ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक। नेक्स्ट है लिंग जैविक नहीं है, जेंडर जो है वो बायोलॉजिकल नहीं है, ये बात भी करेक्ट है ना, क्योंकि लिंग या जेंडर जो है वो तो सामाजिक होता है ना, ठीक। और यहाँ पर यही ही बोला गया जैविक नहीं है, जैविक नहीं है का मतलब हुआ ये सामाजिक है, यानी करेक्ट है। नेक्स्ट है लिंग भूमिकाएं अधिग्रहित की जाती हैं, यानी जो जेंडर रोल हैं वो सीखे जाते हैं, ये बात भी करेक्ट है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा था, है ना, थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे के बारे में कि अपने परिवार से, समाज से, अपने बड़े भाई बहनों से, माता पिता से, सबसे सीखते हैं कि लिंग भूमिकाएं क्या होती हैं, है ना, और किसकी कौन सी भूमिका है, तो ये बात भी करेक्ट है। यहाँ पर हमारी करेक्ट बात कौन सी नहीं थी, ये वाली नहीं थी, यानी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है इक्विटी जो है वो क्या है ना, तो इक्विटी जो है वो उसका मतलब क्या होता है, यानी इक्वल रहना, है ना, पार्शियल ना होना। जैसे लड़के और लड़कियों के बीच में पार्शियल हो जाते हैं ना, अभी तो खैर नहीं होते, माँ बाप भी, थोड़े टाइम पहले की बात अगर आप करो अपने माँ बाप से ही पूछना, इवन उनके आपके जो मम्मी पापा हैं उनका जब लालन पालन पोषण हुआ था तो डिफरेंस था दोनों के लालन पालन में। पापा का जो लालन पालन था वो अच्छे से हुआ होगा, उनकी जो मम्मी दादी वादी है उन्होंने बढ़िया तरह से किया होगा, जबकि आपकी मम्मी अगर आपके मामा वामा भी हैं साथ में तो मामा वामा का ढंग से हुआ होगा, मम्मी का उतने अच्छे से नहीं हुआ होगा, है ना। तो इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्वल रखना, है ना, दोनों पक्षों को, ठीक, यानी जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं वो इक्वल हैं, ये मानना ही इक्विटी है, ठीक। तो इक्विटी क्या है, इक्विटी है निष्पक्ष होने की गुणवत्ता, यानी कि इम्पार्शियल होने की क्वालिटी, यानी कि दोनों में अंतर नहीं करना है, इम्पार्शियल रहना है, ठीक। नेक्स्ट है जिस स्थिति में हर किसी के पास समान अधिकार और फायदे हो, नहीं, निष्पक्षता या न्याय की कमी, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट है संबंधित चीजों के बीच अनुपात या संबंध की कमी, नहीं, क्या होगा, निष्पक्ष होने की गुणवत्ता, यानी निष्पक्ष रहना है, ठीक, दोनों पक्षों को समान सम्मान देना है। नेक्स्ट है जातीयता क्या है, यानी कि एथनिसिटी क्या है ना, तो एथनिसिटी जो है वो हम किसको बोलते हैं, वो हम बोलते हैं जब एक सामाजिक समूह से संबंधित राज्य जिसमें एक सामान्य राष्ट्रीय और सांस्कृतिक परंपरा हो उसको बोलते हैं जातीयता, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आए
अपने यूपी की ही बात करें, है ना, तो यहाँ पर जो सामाजिक समूह है उसकी भी अगर हम बात करेंगे तो एक सामाजिक समूह जो है वो हिंदू है, एक सामाजिक समूह जो है वो मुस्लिम है, एक सामाजिक समूह जो है वो कुछ और है ना, बौद्ध धर्म के हैं, है ना, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जातीयता बोलते हैं। ठीक, उनके जो सामान्य राष्ट्रीय और सांस्कृतिक परंपराएं हैं, ठीक, जो उनके संस्कृति है, जो उनके कल्चर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो वो लोग हैं उनको हम बोलते हैं जातीयता। ठीक, नेक्स्ट है जातिवाद क्या है, तो जातिवाद क्या है कि जातिवाद का मतलब क्या है, देखो जातीयता तो ठीक चीज है ना, हम अपने कल्चर पे विश्वास करते हैं, जैसे जो हिंदू हैं वो सनातन धर्म पे विश्वास करते हैं, बहुत अच्छी बात है, जो बौद्ध धर्म वाले हैं वो बौद्ध धर्म में विश्वास रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, जो मुस्लिम है वो इस्लाम में विश्वास रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसको हम बोलते हैं जातीयता। ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें कोई वो नहीं है ना, मतलब कोई फॉल्ट नहीं है, बहुत बढ़िया चीज है जातीयता, है ना, कि अपने कल्चर में विश्वास रखना, अपना जो ट्रेडिशन है उसमें विश्वास रखना बहुत अच्छी चीज है। पर जातिवाद का मतलब क्या होता है, खुद को बेहतर समझना दूसरे से, यानी खुद को अच्छा समझना दूसरों से, कि हमारा जो धर्म है या हमारी जो संस्कृति है वो ज्यादा अच्छी है, ये चीज सही नहीं है ना। तो जातिवाद का मतलब होता है कि खुद की संस्कृति को दूसरे से अच्छी समझना। तो जातिवाद का मतलब क्या हो जाएगा, एक विश्वास कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में बेहतर हैं। ठीक, इसको बोलते हैं हम जातिवाद या कास्टिज्म। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है सेक्स जो है वो निर्धारित होता है। सेक्स किससे निर्धारित होता है, यहाँ पर देखो सेक्स लिखा गया है ना, सेक्स, वैसे यहाँ पर भी सेक्स ही है, और सेक्स क्या होती है, एक जैविकीय संरचना होती है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्स स्त्री पुरुष में भेद प्रदर्शित करता है। कौन से भेद प्रदर्शित करता है, जैविक भेद प्रदर्शित करता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, जबकि अगर सामाजिक या सांस्कृतिक की बात हो रही होती इन दोनों की, तो क्या हो जाता है यहाँ पर सेक्स की जगह जेंडर हो जाता। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है कि सेक्स की समाज शास्त्रीय परिभाषा जो है वो क्या है, तो समाज शास्त्रीय परिभाषा क्या हो जाएगी, एक व्यक्ति की जैविक तथा शारीरिक विशेषताएं। ठीक है, सेक्स का मतलब क्या है, उसकी जैविकीय या उसकी शारीरिक विशेषताएं। ठीक, नेक्स्ट है गर्भ में सेक्स के आधार पर भेदभाव होता है। ठीक है, गर्भ में यानी कि जब अगर कोई भी बच्चा अपने पेट में ही है ना, तो सेक्स के आधार पर भेदभाव होता है। कैसे होता है, क्योंकि अगर लड़की है तो उसको गर्भ में ही मार डालेंगे, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, भ्रूण हत्या। ठीक है, तो गर्भ में सेक्स के आधार पर भेदभाव यानी कि अंतर कैसे होता है, लड़के और लड़की में कैसे अंतर कर रहे हैं, गर्भ में भ्रूण हत्या करके, जैसे उनको पता लगा कि हाँ लड़की है तो उसकी हत्या कर डालो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है लैंगिकता का तात्पर्य है किसी लिंग के प्रति, यानी सेक्सुअलिटी जो होती है उसका मतलब क्या होता है, तो सेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी लिंग का किसी के प्रति आकर्षण, बिल्कुल करेक्ट बात है, जैसे लड़कियों का लड़कों के प्रति होता है, लड़कों का लड़कियों के प्रति होता है, नेचुरल है ये, है ना, तो आकर्षण ये करेक्ट बात है। नेक्स्ट है अवबोध यानी अवेयरनेस, ये भी करेक्ट बात है ना, कि अवबोध होता है नहीं अवेयरनेस होती कि हाँ ये लड़का है ये लड़की है, ये भी करेक्ट बात है। और डिस्क्रिमिनेशन ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है, ये सभी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट है इसमें ना, वैसे अगर मैं बोलूं सेक्सुअलिटी रेफर्स टू वंस जेंडर अट्रैक्शन अवेयरनेस एंड डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे सेक्सुअलिटी जो है ना इसका करेक्ट आंसर आकर्षण ही होगा सिर्फ, है ना, क्योंकि अवबोध जो है ये तो बच्चे को भी हो जाता है, अवेयरनेस तो बच्चे को भी आ जाती है ना, पर उसके अंदर सेक्सुअलिटी नहीं आती ना। सेक्सुअलिटी का मतलब क्या है, बेसिकली लड़कों का लड़कियों की तरफ रुझान और लड़कियों का लड़कों की तरफ जब रुझान होने लगता है 12-13 साल की उम्र के बाद में, उसको हम सेक्सुअलिटी या लैंगिकता बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन ही ज्यादा करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट है समाज द्वारा स्त्री एवं पुरुष को भूमिका दी जाती है। समाज के कौन सी भूमिका देता है, अलग अलग भूमिका देता है ना, कि लड़की है तो ये काम करना पड़ेगा, या महिला है तो ये काम करना पड़ेगा, और अगर लड़के हैं तो ये काम करना पड़ेगा। कौन देता है, ये समाज ही देता है। ठीक, तो गाइज अगर आप हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन है RMPSU आरती मैम करके, आप इस एप्लीकेशन पे जा करके हमारा जो नोट्स हैं वो बाई कर सकते हैं। नोट्स में आपको शॉर्ट नोट्स और MCQs इसी तरीके से मिलेंगे जिस तरीके से हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, और थोड़े MCQs थोड़े और ज़्यादा होंगे एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, एक ही साथ दिए हुए हैं दोनों लैंग्वेजेस में, यानी कि नोट्स जो हैं वो बाईलिंगुअल हैं, दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। यहाँ पर आपको
सारे के सारे नोट्स मिलने वाले हैं, यानी BD 301, 302, 303, 304 और 305। 305 में जो आपके पेडागोजी वाले सब्जेक्ट हैं वो आपको सारे पेडागोजी के सब्जेक्ट मिलेंगे। जो म्यूजिक है उसका नहीं मिलेगा क्योंकि म्यूजिक का मैं बनाऊंगी ही नहीं, ठीक है। बाकी जो उर्दू का है वो भी आपको मिल जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, SST, साइंस, मैथ्स सबका आपको मिल जाएगा, कॉमर्स सबका मिलेगा, ठीक है। और उसका नहीं बनाऊंगी, म्यूजिक का नहीं बनाऊंगी, तो प्लीज म्यूजिक वाले जो हैं वो उनको पेडागोजी वाले नोट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ म्यूजिक के, ठीक है। बाकी सब के पेडागोजी नोट्स जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। इस कोर्स में आपको इस बार एक बहुत अच्छी चीज दी हुई है, देखो आपको शॉर्ट नोट्स MCQs तो मिलने ही वाले हैं, MCQs विद आंसर और विदाउट आंसर दोनों मिलने वाले हैं। पहले विद आंसर वाले पढ़ लो, उसके बाद विदाउट आंसर वाले पे आप खुद से टिक लगा करके देखोगे आपके कितने सही हो पा रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज इस बार दी हुई है और वो होने वाली है क्विज, ठीक है। ये क्विज आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। तो क्विज है, ये जो क्विज है इसमें होने वाला क्या है, तो इस क्विज में हर एक यूनिट के 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। यानी कि अगर आपका 301 सब्जेक्ट है, इसके अंदर 4 यूनिट होंगी, तो पहली यूनिट में से 50 क्वेश्चन, दूसरी यूनिट में से 50 क्वेश्चन, तीसरी यूनिट में से 50 क्वेश्चन और चौथी यूनिट में से 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके हर एक यूनिट के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं उनका क्विज बनाने वाले हैं इस बारी। तो ये आपको क्विज भी इसी के अंदर ही मिलेगा। अगर आप ये क्विज भी इवन अकेला करके चले जाते हैं तो भी आप आराम से पेपर कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम क्विज में उनको डालेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज में। तो अगर आप चाहते हैं इसको बाय करना तो आप बाय कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो नोट्स हैं वो आप प्रिंटेबल नहीं है, ठीक है। बाद में फिर मेरे को कॉल वगैरह आते हैं, ठीक है। तो आप पहले ही समझ लीजिए जो नोट्स हैं वो प्रिंटेबल नहीं है, इनका प्रिंट नहीं निकलेगा, आपको फोन से ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। देखो पैट्रियार्की जो है उसका मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है पितृसत्ता, है ना। पितृसत्ता का मतलब क्या होता है, यानी पिता का शासन, यानी जो पिता है वो जो बोलेगा वही ही घर में होगा, ठीक है। ये होता है, जो माता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये समझ लो, है ना। तो जो पिता है उसका शासन होगा, ठीक। तो पैट्रियार्की जो है उसका वो ग्रीक शब्द से आया है, पैट्रिअर्खेस से, जिसका मतलब होता है पिता का शासन, ठीक है। तो पैट्रिअर्खेस है ग्रीक शब्द, वहां से पैट्रियार्की बना है और उसी का ही हिंदी मीनिंग है पितृसत्ता, ठीक। ये एक पदानुक्रमित प्रणाली है जिसमें सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचनाओं में, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचनाओं में किसका प्रभुत्व है, पुरुषों का, यानी पुरुषों की बात मानी जाती है, पुरुषों को वैल्यू दी जाती है इन सारी चीजों में, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचनाओं में, ठीक। सिल्विया वेबली हैं, इन्होंने बोला है पितृसत्ता को सामाजिक संरचना और क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें पुरुषों का स्त्री पर वर्चस्व रहता है ना। यानी पुरुष जो है वो स्त्रियों से सर्वोच्च है, स्त्रियों से ऊपर है, तो स्त्रियों के ऊपर उसका वर्चस्व भी है, यानी अधिकार है स्त्रियों के ऊपर, और वो उनका शोषण और उत्पीड़न भी करते हैं या कर सकते हैं, ठीक। तो ये किसने बोला है, सिल्विया वेबली ने बोला है, ठीक है। जो होता था, मतलब अभी एटलीस्ट हमारे टाइम पे इतना अच्छा वक्त आ गया है कि अभी ये सारी चीजें नहीं होती हैं, पर पुराने टाइम में ये चीजें होती थी, ठीक है। औरतों की कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर पितृसत्ता जो है उसके 2 रूप होते हैं, ठीक। ये 2 रूप कौन से हैं, एक है निजी पितृसत्ता और एक है सार्वजनिक पितृसत्ता। इन दोनों में मतलब क्या हो गया, प्राइवेट पैट्रियार्की या निजी पितृसत्ता क्या होती है, जैसे कि अगर घर घर में ही, घर वाली चीजों में ही अगर लड़की जो है उसको नीचा दिखाया जा रहा है, यानी उसकी कोई बात नहीं मानी जा रही है, घर में ही, है ना, यानी अपने घर तक ही सीमित है, तो उसको हम बोलते हैं निजी पितृसत्ता। सार्वजनिक पितृसत्ता किसको बोलते हैं, कि हर एक क्षेत्र में लड़की की बात नहीं मानी जा रही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको हम बोलते हैं सार्वजनिक पितृसत्ता, ठीक। तो निजी पितृसत्ता यानी घर घर में ही अगर लड़की की कोई वैल्यू नहीं है, जैसे घरेलू या निजी जीवन में पुरुष का प्रभुत्व होगा, लड़कियों की या महिलाओं की कोई वैल्यू नहीं है, है ना। जैसे क्या करते हैं, पुरुष रिश्तेदार जो होते हैं, यानी चाचा, मामा, फूफा, पापा, है ना, ये सारे के सारे लोग लड़की की सहमति के बिना, यानी उससे पूछेंगे भी नहीं आपको शादी इस लड़के से करनी है या नहीं करनी है, उसके लिए अपने आप ही दूल्हा देखाएंगे और शादी कर देंगे। तो अभी तक होता है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें सार्वजनिक पितृसत्ता, ये क्या हो जाएगा, जीवन के राजनीतिक, नैतिक और सार्वजनिक क्षेत्र में, यानी कि सारे क्षेत्रों में
पुरुष का ही प्रभुत्व हो, जैसे कि लड़कियों की जीन्स के खिलाफ पुरुष प्रधान धार्मिक समूहों द्वारा दिया गया फतवा, ठीक है, जैसे लड़की जीन्स पहन लेती है तो उसके खिलाफ फतवा निकल जाता है, तो ये अपने घर की लड़की नहीं, कोई भी लड़की पहन रही है उसके खिलाफ फतवा निकाल दो, तो ये क्या हो गया, सार्वजनिक पितृसत्ता हो गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है मातृसत्तात्मक जो है वो क्या होता है ना, अभी हमने पुरुष सत्तात्मक या फिर पैट्रियार्की पढ़ा था, है ना, या पितृसत्ता पढ़ा था, अभी हम क्या पढ़ेंगे, मातृसत्ता या मातृसत्तात्मक। तो यहाँ पर क्या होगा, जो माता है या फिर जो लड़कियां हैं उनकी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे देखो पैट्रियार्की में, पितृसत्ता में क्या होता है कि जो भी पापा हैं उनकी जो भी प्रॉपर्टी है वो उनके बेटे की हो जाएगी, फिर बेटे से उसके बेटे की हो जाएगी, फिर उसके बेटे से उसकी बेटे की हो जाएगी, है ना, यानी बेटे 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 में जो प्रॉपर्टी है वो चली जा रही है ना। मातृसत्तात्मक में क्या होगा, उल्टा होगा, है ना, जैसे जो संपत्ति है वो माँ से बेटी को जाएगी, फिर उस बेटी से उसकी बेटी को जाएगी, फिर उस बेटी से उसकी बेटी को जाएगी, है ना, ऐसे होता है मातृसत्तात्मक में। यहाँ पर संपत्ति जो है वो माँ से बेटी में स्थानांतरित होती है, यानी माँ से बेटी को चली जाती है, और सबसे बड़ी जो बेटी होती है वही ही परिवार का मुखिया बन जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम पितृसत्तात्मक की बात करें तो वहां पर जो बड़ा बेटा होता है वो मुखिया बन जाता है, मातृसत्तात्मक में जो क्या होगा, जो बड़ी लड़की होगी वो मुखिया बन जाएगी, महिला जो है वही ही सारे फैसले लेती है। वैसे मातृसत्तात्मक नाम की चीज है तो नहीं कोई, है ना, कहां पर होता है भाई ये हमें भी बता दो। ठीक, नेक्स्ट है पति अपनी पत्नी के घर रहने चला जाता है ना, माता का नाम विरासत में मिलता है, जैसे पिता का नाम जोड़ा जाता है ना नाम के पीछे, उसका सरनेम लिया जाता है, यहाँ पर उल्टा है, माता का नाम विरासत में मिलेगा, है ना, यानी माता जो सरनेम है हमारा वो हमारी माता से आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है पुरुषत्व जो है वो क्या होता है। अब देखो मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक हमारे टॉपिक फिनिश हो गए हैं, अब हम बात करेंगे पुरुषत्व और स्त्रीत्व की। ठीक, तो पुरुषत्व क्या होता है, पुरुषत्व का मतलब क्या होता है, पुरुषत्व का मीनिंग है कि जो पुरुष हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं। ठीक, इसका मतलब होता है पुरुषत्व। ठीक, तो यानी कि श्रेष्ठता का भाव आना, पारिवारिक दायित्व का बोध होना, ठीक है, यानी बुरी चीजें नहीं अच्छी चीजें भी आती हैं, है ना, पारिवारिक दायित्व का बोध यानी कि मुझे अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है ना। शारीरिक परिवर्तन भी आते हैं और निर्णय शक्ति का विकास भी होता है, क्योंकि बेसिकली जो पुरुष होते हैं वो उनमें बहुत ज्यादा बचपन से ही उनमें ये भाव होता है कि मुझे अपनी फैमिली को ये करना है, तो उनमें निर्णय शक्ति के भी विकास हो जाता है, क्योंकि अगर आपके अंदर कोई भी भाव आएंगे कि ये करूंगा तो आपको उनके लिए निर्णय लेने पड़ते हैं ना, डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो इनकी निर्णय शक्ति का विकास हो जाता है जल्दी। आवाज में गंभीरता होती है ना, जबकि लड़कियों की आवाज में देखेंगे तो क्या होगी, चंचलता होगी। ठीक है, लड़कों की आवाज में क्या होती है, गंभीरता होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है स्त्रीत्व जो है वो क्या होता है, तो स्त्रीत्व का मतलब क्या है, सामान्यतः स्त्री जो है वो कमजोर प्रकृति की होती है, ये माना जाता है ना स्त्रीत्व के बारे में। ठीक है, अब देखो नारीवाद का ना हम अलग से टॉपिक भी पढ़ेंगे, पर यहाँ पर अगर हम देखें तो नारीवाद की शुरुआत जो है वो 19वीं शताब्दी में सावित्रीबाई फूले द्वारा करी गई थी, तो ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है कि 19वीं शताब्दी में सावित्रीबाई फूले ने करी थी नारीवाद की शुरुआत। नारीवाद क्या होता है कि औरतों को, जैसे यहाँ पर स्त्रीत्व का मतलब क्या होता है, औरतों को कमजोर समझना, है ना, और जो औरत हैं उनको ऐसे करना कि घर में रहो, काम करो अच्छे से, है ना, काम सीखो अच्छे से, है ना, तुम्हें अगर रहना है तुम्हें पुरुष के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारी आवाज जो है वो मतलब कम होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली सारी की सारी चीजें आती है स्त्रीत्व के अंदर। अब जो नारीवाद है उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि नारी को किसी की जरूरत नहीं है ना, वो खुद से भी इंडिपेंडेंट बन सकती है, और जो नारी है बेसिकली उसके अंदर भी भावनाएं होती हैं, तो नारी की भी कद्र करनी चाहिए, ये होता है नारीवाद का मीनिंग। ठीक है, अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 19वीं शताब्दी से। किसने करा था, सावित्रीबाई फूले। ठीक, मिशेल ओबामा जो हैं वो आज के नारीवाद का नया चेहरा है। ठीक है, तो शुरुआत करने की बात अगर आए भारत में, तो भारत में किसने करा है, सावित्रीबाई फूले ने, और मिशेल ओबामा जो हैं वो नया चेहरा है अभी के टाइम में नारीवाद का। ठीक, अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे स्त्रीत्व से यानी फेमिनिज्म जो है उससे अपेक्षा क्या करी जाती है, तो किसी पुरुष पर निर्भर रहने के लिए उसे आकर्षित करना, है ना, इसीलिए बोला जाता है कि जो लड़कियां हैं उनको मेकअप
जो है वो करना चाहिए या जो भी है ना, ताकि पुरुषों को आकर्षित कर सके, है ना। जबकि ये चीज गलत है। मेकअप हम लोग करते हैं अपने खुद के लिए करते हैं, कि हमें खुद को कॉन्फिडेंस आए और हमें खुद को लगे कि हम अच्छे लग रहे हैं, है ना, किसी को रिझाने के लिए नहीं कर रहे हैं मेकअप। नेक्स्ट है भावुक, चंचल, कमजोर तथा अपनी समस्याओं हेतु सबके सामने रोना धोना, है ना। देखो कितनी कमजोर दिखाई गई है औरत फेमिनिज्म में, है ना। नेक्स्ट है अपनी ताकत, योग्यता तथा बुद्धि के बजाय अपने रंग रूप पर ज्यादा ध्यान देना। कितनी गलत चीज है। नहीं, मेकअप पे ज्यादा ध्यान दो, अपनी ताकत, अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि पर कम ध्यान दो। कितनी गलत चीज है ये, है ना। आज की औरतें तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो ये स्त्रीत्व से करी जाती है अपेक्षा, जबकि जो नारीवाद है उसका मीनिंग क्या है, इन सारी चीजों से ऊपर हैं स्त्रियां, ठीक है। स्त्रियां ऐसी नहीं हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने की थोड़ी सी स्टेटमेंट्स दी हैं इस चीज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सिमोन डी बोआवर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। ये स्टेटमेंट जो है ये आ सकती है, एक पैदा नहीं हुआ बल्कि एक महिला बन गया है, ठीक है। ये बोला था सिमोन दी बोआवर, है ना। चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर कि जो जॉन स्टुअर्ट मिल है, उन्होंने बोला है नारीवादी अवधारणा में स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया जाता है, यानी जो स्त्री और पुरुष हैं वो दोनों समान है, इस चीज पर बल दिया गया है। क्रिस्टीन डी राइन ने बोला है जिस प्रकार स्त्रियों का शरीर पुरुष से कोमल होता है ना, उसी प्रकार उनकी समझ भी तेज होती है, ठीक। तो ये चीज बोली है क्रिस्टीन डी राइन ने। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे नारीवाद के सिद्धांत जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो सिद्धांत देखो, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ही पढ़ लिया कि स्त्री पुरुष जो है वो समान होने चाहिए। तो पहला सिद्धांत तो यही ही हो गया कि समानता बढ़ाने के लिए काम करना। नेक्स्ट है मानव विकल्प का विस्तार करना, यानी औरत जो है उनके लिए बेसिकली कितने और विकल्प हैं, है ना, जिससे उनका सशक्तिकरण बढ़ सके, तो उसका विस्तार करना। और लिंग स्तरीकरण को समाप्त करना, है ना। जैसे जो जेंडर का वो करा गया है ना, जेंडर का कि ये औरत है, ये आदमी है, तो उसको बेसिकली खत्म करना, है ना, जेंडर इक्वेलिटी लाना बेसिकली, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे नारीवाद जो है उसकी विशेषता क्या क्या है। तो नारीवाद समानता की दिशा में कार्य करता है, ठीक है। व्यक्तिगत तथा सूचित विकल्पों का सम्मान करता है। यह मानते हैं कि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करने में दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे मूल्यांकन आप कर रहे हो तो ऐसे नहीं आना चाहिए कि ये लड़की है या ये लड़का है ना। मूल्यांकन उसकी बुद्धि पर या उसके काम का ही होना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट है। वेव्स जो है फेमिनिज्म की, वो 4 वेव्स आई थी, यानी 4 लहरें आई थी, है ना, अलग अलग टाइम पे, तो उनके बारे में है ये। और ये जब 4 लहरें आई थी उससे पहले औरतों की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी, ठीक है। तो हमें एटलीस्ट थैंक्स करना चाहिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इन लोगों का, उनकी वजह से ही अब के टाइम में हमारी इतनी अच्छी कंडीशन है कि हम जो चाहें हम वो कर सकते हैं, है ना। तो ये नारीवाद की लहरें हैं। नोट्स में मैंने ये अलग अलग दी हुई हैं, हिंदी वाली अलग है और इंग्लिश वाली अलग है, पर यहाँ पर क्योंकि मतलब कितना ही अलग अलग कैसे करती, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वाली चीजें ऐसे इकट्ठा करके डाली हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहली लहर या फर्स्ट वेव जो आई थी वो कब आई थी, 1850 से 1920 के बीच में आई थी, है ना। 1850 से लेकर के 1920 के बीच में आई थी। यहाँ पर इस नारीवाद की पहली लहर में क्या क्या हो गया था, तो संपत्ति का अधिकार मिल गया था औरतों को, ठीक है। वोट देने का अधिकार मिल गया था, इससे पहले औरतें जो हैं वो वोट भी नहीं दे सकती थी। और इस टाइम पर जो महिला नारीवादी थी वो कौन थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, 1920 तक इंडिया में कोई अच्छी कंडीशन नहीं थी महिलाओं की, है ना। तो आप ये तो भूल जाइए कि यहाँ पर कोई भी नारीवादी स्त्री होगी, है ना, क्योंकि अगर इंडिया की कोई होती तो हमारी इंडिया में भी 1920 तक कंडीशन बहुत अच्छी हो गई होती, है ना। तो यहाँ पर कोई भी, ये फर्स्ट लहर जो आई थी वो इंडिया में नहीं आई थी, इंडिया की कोई लेडी नहीं थी नारीवादी। तो यहाँ पर नारीवादी लेडी कौन कौन थी, क्रिस्टीन डी पिजान, इनका नाम बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि सबसे पहले इनका ही नाम आता है ना। अगर ऐसे भी करके क्वेश्चन आए कि पहली नारीवादी महिला कौन थी, है ना, तो तीनों के अगर आ रहे हैं तो आप ऑल ऑफ दी अबव वाला ऑप्शन होगा उस पे जाएंगे। लेकिन अगर क्रिस्टीन डी पिजान के अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो वहां पर मतलब बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक वहां पे ऑप्शन करेक्ट होगा ना तो वहां पे क्रिस्टीन डी पिजान का ही नाम होगा, है ना, क्योंकि यही ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रही थी जो फर्स्ट वेव आई थी उसके अंदर। तो क्रिस्टीन डी पिजान, मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट और जैन ऑस्टिन, ये 3 महिलाएं थी जो पहली लहर के अंदर इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, ठीक। नेक्स्ट आई थी 1920 से 1980 के बीच में, ठीक है, यानी ये 20 तक के बाद में फिर स्टार्ट हुई थी 1920 से 1980, यानी ये 60 सालों में क्या क्या हुआ था। तो यहाँ पर समानता का अधिकार मिल गया था और भेदभाव विरोधी विचार जो हैं उनको खत्म कर दिया गया था। नहीं, उनको खत्म तो खैर अभी तक नहीं हुआ है, अभी भी होता ही है ना, लेकिन बहुत हद तक फिर भी ठीक हो गया था मामला, है ना।
नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट जो लहर आई थी वो 1990 से 2000 के बीच में आई थी। तो ये 10 सालों के बीच में क्या हुआ था, यहाँ पर महिलाओं के जीवन को अंतर विरोध के रूप में देखना और महिलाओं के जीवन से संबंधित मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर जांचना, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जांचना। यहाँ तक क्या था, केवल और केवल कंट्री वाइज ही चल रहा था अपना अपना। यहाँ पर आकर के क्या हो गया था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जांच होने लगी कि महिला जो हैं उनके साथ बेसिकली क्या क्या हो रहा है और उनको हम इन सारी चीज़ों से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद में फोर्थ वेव जो आई थी वो 2008 से आई थी और अभी तक यही ही वेव चल रही है और होप की फिफ्थ वेव ना आए, फोर्थ वेव तक ही सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था, यौन उत्पीड़न, हमले और स्त्री द्वेष का मुकाबला करना। ठीक है, इन सारी चीजों से हम अभी भी लड़ ही रहे हैं ना। यौन उत्पीड़न देखो हो ही रहा है, कितने रेप होते रहते हैं अभी भी, है ना। तो इस चीज से हम अभी भी लड़ ही रहे हैं, है ना। हमला हो रहा है स्त्रियों के ऊपर, स्त्री द्वेष हो रहा है, नहीं औरतों से वो भी करी जा रही है। अगर आप कई राज्यों में देखेंगे, इवन अभी भी इंडिया के अंदर, तो वहां पर अभी भी जो लड़कियां हैं उनको अभी भी पेट में ही मार दिया जाता है ना। तो स्त्री द्वेष जो है वो भी अभी खत्म करना है, वो भी खत्म नहीं हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो फोर्थ वेव के अंदर आती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर हम। तो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है नारीवाद। एक मिनट दो, मेरे को थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना। चलिए, तो पहला नारीवाद के प्रकार पढ़ते हैं। नारीवाद का पहला प्रकार है उदारवादी नारी। उदारवादी का मतलब क्या है, लिबरल, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, समाज में महिलाओं को अपना प्रतिनिधित्व करने के कई अवसर प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि उदारवादी नारीवाद है ना, यानी उदार है औरतों के प्रति, इसीलिए उन औरतों को कई सारे अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है समाजवादी और मार्क्सवादी नारीवाद। तो यहाँ पर देखो समाजवादी है ना, इसीलिए क्या करा जाएगा, सामाजिक रूप से समानता का अधिकार दिया जाएगा, है ना, कि समाज में जितना अधिकार पुरुषों का है उतना ही महिलाओं का भी होना चाहिए। यह है समाजवादी या मार्क्सवादी नारीवाद। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है उग्रवादी या कट्टर नारीवाद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, महिलाएं न केवल घर में बल्कि घर से बाहर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। यह है कट्टर नारीवाद, है ना, कि महिलाएं भाई क्यों घर में बैठी रहे हैं, कि लड़के अगर लड़के उनको छेड़ रहे हैं, लड़के गलत हरकतें कर रहे हैं तो लड़कों को सुधारो ना, इसमें लड़कियों की क्या गलती है, वो क्यों घर में बैठी रहे, है ना। तो ये आता है उग्रवादी या कट्टर नारीवाद। नेक्स्ट आता है उत्तर आधुनिक नारीवाद। इसके अंदर महिलाओं के जीवन में पुरुषों के हस्तक्षेप करने पर रोक लगाई जाती है ना, कि आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं महिलाओं के जीवन में, कि तुम ये पहनो, ये तुम मत पहनो, तुम बाहर मत जाओ, तुम बाहर क्यों जा रही हो, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, ये वाली सारी चीजों को भी पर रोक लगाई जाती है ना। पर्यावरण या नारीवाद जो होता है, ये अनेक प्राकृतिक संस्थाओं द्वारा समाज में नारी की स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किया जाता है, पर्यावरणीय नारीवाद के अंदर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे अश्वेत नारीवाद जो है वो क्या है। अश्वेत का मतलब क्या होता है, ब्लैक। ठीक है, तो काले गोरे के भेद को सामाजिक रूप से समाप्त करने पर कार्य किया जाता है अश्वेत नारीवाद में। ठीक, अश्वेत का मतलब होता ही काला है ना। तो जो काली है बेसिकली फीमेल्स, उनको भी समानता का अधिकार है भाई, है ना। तो ये इसका समर्थन करता है अश्वेत नारीवाद। नेक्स्ट आ जाता है सांस्कृतिक नारीवाद, जिसमें महिलाओं को सामान्य वर्ग के रूप में व्यवस्थित किया गया है, कि जो जैसे लड़के हैं वैसे ही उसी वर्ग में ही वैसे ही सेम लड़कियां हैं, तो सामान्य वर्ग के रूप में व्यवस्थित किया गया है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है आज का, पैट्रियार्की शब्द जो है वो किस भाषा का है। दूसरा क्वेश्चन है, एक पदानुक्रमित प्रणाली जिसमें सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचनाओं में पुरुषों का प्रभुत्व है, जहां पर पुरुषों का प्रभुत्व हो, है ना, उसको हम क्या बोल। फर्स्ट का आप लोग बता रहे हो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यूनानी या फिर ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया। सेकंड का भी बता रहे हो आप लोग, सी बिल्कुल पितृसत्ता जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदानुक्रमित प्रणाली जिसमें संस्कृति, राजनीतिक और आर्थिक संरचना पुरुष के प्रभुत्व वो है एक। ये तो पिछला वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ पे
वोट दे दिया डैश, है ना। नेक्स्ट है पितृसत्ता को सामाजिक संरचना और क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें पुरुषों का स्त्रीत्व पर वर्चस्व रहता है और वे उनका शोषण और उत्पीड़न भी कर सकते हैं। किसने बोला था ये? चलिए जल्दी से बताइए। आई थिंक ये हमारा 4th क्वेश्चन है ना। 4th क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। ये तो पहला ही स्टेटमेंट था हमारा, है ना। चलिए जल्दी से बताइए, जो हमारा 4th क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? गुड इवनिंग चंचल, वेरी गुड इवनिंग। 3rd का तो हो गया बी, 4th का बताइए। 3rd तो वही पहले वाला ही था, बस लैंग्वेज चेंज थी। 4th का क्या हो जाएगा? चलिए आई होप आप भूल गए हैं, है ना। आई थिंक कि आप भूल गए हैं। ठीक, यहाँ पे सिल्विया बेवली जो है ये थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पितृसत्ता किस प्रकार की व्यवस्था है? किस प्रकार की व्यवस्था है? पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है। या पितृसत्ता में महिला की तुलना में पुरुष की केंद्रीय भूमिका होती है। इसमें भौतिक परिस्थितियों और सामाजिक संरचनाओं के कारण पुरुष को अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। या उपरोक्त 5th का बता रहे हो आप लोग, डी, है ना। डी एकदम करेक्ट आंसर है। 6th क्वेश्चन है पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं की तुलना में पुरुष को श्रेष्ठता दी जाती है। कैसे दी जाती है? आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में या सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में? सारे के सारे रूपों में जो पुरुष हैं उनको ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, ज्यादा उच्च माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पितृसत्ता का पहलू है। क्या है पितृसत्ता का पहलू? निजी संपत्ति की अवधारणा तथा स्त्री की प्रजनन क्षमता पर नियंत्रण। ठीक। नेक्स्ट है पैतृकवाद। पैतृकवाद का मतलब क्या हुआ कि पिता की जो धन दौलत है वो बेटे को मिलेगी, है ना। नेक्स्ट है श्रम शक्ति पर नियंत्रण। ठीक है, यानी कि जो भी कार्य होना है बाहर जा करके उस पर भी नियंत्रण है कि लड़कियां नहीं जा सकती हैं, है ना। तो पितृसत्ता का क्या पहलू है? सारे के सारे पहलू हैं। ठीक। नेक्स्ट है पितृसत्ता में महिलाओं का अधिकार नहीं होता है। महिलाओं का अधिकार कहां पर नहीं होता है? घर की वस्तुओं पर नहीं होता है, जमीन जायदाद पर नहीं होता है, या प्रॉपर्टी पर नहीं होता है ना। किसी पर नहीं होता है महिला का अधिकार। महिला तो है ही नहीं पितृसत्ता में, समझो, है ना, वो तो जानवर है। ठीक। चलिए नेक्स्ट है पितृसत्ता ने महिलाओं को कितने खेमों में बांटा हुआ है? महिलाओं को कितने खेमों में बांटा हुआ है? 2 खेमों में बांटा हुआ है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पितृसत्ता की विशेषता क्या है? इसमें पुरुषों का अधिकार अधिक होता है, या पुरुषों के द्वारा ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, या महिलाएं पुरुषों पर आश्रित होती हैं। सारी की सारी चीजें करेक्ट हैं। हमारा जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था जो है उसकी विशेषता क्या है? पितृसत्ता एक सामाजिक प्रणाली है। हाँ जी बिल्कुल है। यह एक पारिवारिक प्रणाली है जिसमें पुरुष की भूमिका स्त्रियों की भूमिकाओं के ऊपर होती है। बिल्कुल करेक्ट बात है। नेक्स्ट है पितृसत्तात्मक व्यवस्था में समाज, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और धर्म इत्यादि में पुरुष का ही वर्चस्व होता है। बिल्कुल होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पितृसत्तात्मक व्यवस्था का दोष क्या है? पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों की पूर्णतः उपेक्षा होती है। बिल्कुल उपेक्षा होती है ना, यानी जो फीमेल है उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, उनको इग्नोर किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। ऐसी व्यवस्था में पुरुष अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी करता है। बिल्कुल करता है ना। औरतों को मारपीट करना, ये करना, ये औरतों को कुछ ना समझना, है ना। खाना नहीं अच्छा बनाया खाना फेंक देना, ये क्या है अपने। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे लैंगिक भेद या लिंग भेद के बारे में। ठीक है, यानी औरत और जो मर्द है उसके बीच में अंतर करना, उसके बीच में भेदभाव करना। ठीक। तो लिंग की अवधारणा पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से परिभाषित मतभेदों को संदर्भित करती है, यानी जो अंतर है बेसिकली मर्द और औरत के बीच में। ठीक। नेक्स्ट लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव। ठीक। लैंगिक आधार पर पुरुषों के समान अवसर ना मिलना या स्त्रियों के साथ समान व्यवहार ना करना, यही ही सारे के सारे क्या है? लैंगिक भेदभाव के उदाहरण। ठीक। लैंगिक भेदभाव को हम कम कैसे कर सकते हैं? यानी जो औरतों को कम अवसर मिल रहे हैं आदमियों के कंपैरिजन में, या उनको कम वैल्यू मिल रही है, या उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, इन सारी की सारी चीजों को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो कानून देखो बहुत सारे बने हैं, हम कानूनों के बारे में भी पढ़ेंगे, शायद वो लास्ट वीडियो होने वाला है हमारे इस वाली यूनिट का, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, है ना, कि कौन कौन से कानून है। कानून बहुत सारे बन गए हैं पर उसका सख्ती से पालन नहीं हो रहा है ना, दिक्कत ये हो रही है। तो कानूनों का सख्ती से पालन करके, शिक्षा का प्रचार करके, क्योंकि शिक्षा जो है वही ही एक इंसान को अच्छा नागरिक बनाती है। तो शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पर शिक्षा होगी वहां पर औरतों के साथ भी अच्छा व्यवहार होगा। ठीक है।
स्त्री शिक्षा का प्रचार करना, क्योंकि इससे स्त्री जो है उसके अंदर भी बेसिकली कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, और वो भी एक सज्जन इंसान बन पाएगी। स्त्री का सशक्तिकरण करके, ठीक, रोजगार और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन देके स्त्रियों को और आम जनता को जागरूक करके, ठीक है, यानी आम जनता को भी जागरूक करना चाहिए कि कैसे हमें औरतों के साथ बिहेव करना है, ठीक। चलिए गर्म पानी तो मैं 3-4 दिन से पी रही हूँ, आप लोगों को पता होगा, आप लोग तो पुराने हो, है ना, पुराने स्टूडेंट हो मेरे, पिछले साल से हो, आप लोगों को तो 1 साल हो गया कि मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। और मेरी जैसे ही सर्दियाँ आती हैं या सर्दियाँ जाती हैं, जैसे ही थोड़ा सा मौसम चेंज होता है तो मेरी तबीयत खराब होनी ही होनी है ना, मेरा गला खराब होना ही होना है। थैंक यू प्रेम, थैंक यू सो मच, है ना। तो हो जाता है, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत सेंसिटिव है, जबकि मैं खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखती हूँ, तभी भी हो ही जाती हूँ बीमार, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादिता, या हम इसको टकसाली भी बोलते हैं, ठीक है। ये वाला वर्ड याद रखिएगा क्योंकि इसका क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादिता या टकसाली बेसिकली होता क्या है? देखो, स्टीरियोटाइप का मतलब ये नहीं है कि हमने औरतों के बारे में एक धारणा बना ली थी, सिर्फ ये नहीं होता है। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है हमने किसी भी इंसान, किसी भी चीज के बारे में अगर कोई भी धारणा बना ली है अपनी, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे कि हमारी क्या धारणाएं होती हैं, जैसे अगर सोचो हम कोई अमीर आदमी है ना, हम उसके बारे में क्या सोच लेते हैं, ये तो एटीट्यूड वाला होगा, ठीक है, ये तो गरीब लोगों से बात भी नहीं करता होगा। तो ये भी क्या है, ये भी स्टीरियोटाइप ही है। किसी के भी बारे में पहले से ही हमने अपनी धारणा बना ली है, या कोई भी चीज के बारे में भी बना ली है। जैसे अगर सपोज करो हम ऐसे भी सोचने लगते हैं, या अगर हम अपने मम्मी पापा से भी बात कर रहे हो तो वो लोग ऐसे भी सोचने लगते हैं, इवन मतलब लड़कियों को दिल्ली विल्ली पढ़ने तक के लिए नहीं भेजते हैं कि दिल्ली में जाके बिगड़ जाओगे, वहां पे तो बिगड़े हुए लोग रहते हैं, है ना। तो ये भी तो स्टीरियोटाइप है, ये भी तो रूढ़िवादिता ही है ना। ये भी तो मतलब इसको भी तो हम स्टीरियोटाइप ही बोलेंगे। उन लोगों ने पहले से ही दिल्ली के बारे में एक गलत इमेज बना ली अपने मन में, है ना। तो किसी भी चीज या किसी भी इंसान के बारे में पहले से ही जो धारणा बना लेते हैं उसको ही हम स्टीरियोटाइप या रूढ़िवादिता या टकसाली बोलते हैं, ठीक है। तो ये है किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति या चीज के बारे में एक निश्चित विचार जो अक्सर वास्तविकता में सच नहीं होता है, ठीक है, वो बना लेना, उसको ही हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं। बच्चों में जो स्टीरियोटाइप है वो 5 वर्ष की आयु में ही विकसित हो जाता है। सोचो 5 साल का जो बच्चा है वही ही चीजों के बारे में अपने मन में बना लेता है, अपने मन में धारणा बना लेता है कि हाँ ये चीज ऐसी होगी, है ना। जैसे बच्चे जो होते हैं 5 साल के ही, इवन उनको पता होता है ना, मम्मी के सामने कुछ भी करते रहो मम्मी डांटेगी नहीं, है ना, ज्यादा से ज्यादा डांटेगी तो थोड़ा सा डांटेगी, उसका मेरे पर फर्क नहीं पड़ रहा, पापा के सामने कोई गलती नहीं करनी क्योंकि पापा मार देंगे, है ना। तो ये भी तो उसने धारणा ही बना ली है मम्मी पापा के बारे में, ठीक है। तो 5 वर्ष की उम्र में ही बच्चों में स्टीरियोटाइप जो है वो विकसित हो जाता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है। अब ये स्टीरियोटाइप है, ये भी कई सारी तरीके का हो सकता है ना। तो वैसे ही उसमें से एक टाइप है जेंडर स्टीरियोटाइप, हमारा मेन टॉपिक है ये जेंडर स्टीरियोटाइप का, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब क्या है कि आपने किसी के भी बारे में, जरूरी नहीं है सिर्फ लड़की के बारे में कोई धारणा बना ली है, लड़के के बारे में भी कोई धारणा बना सकते हैं, है ना। तो जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब क्या हुआ, किसी भी जेंडर के बारे में, यानी या तो फीमेल जेंडर, यानी कि क्या बोलते हैं फीमेल को, नारी, है ना, या औरत, या तो नारी के बारे में या मर्द के बारे में यानी पुरुष के बारे में आपने कोई भी अपने मन में धारणा बना ली है, उसको हम बोलेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप या लैंगिक रूढ़िवादिता। जैसे क्या बना लेते हैं कि पापा जो है वो हमेशा पैंट शर्ट पहन के बढ़िया सुबह तैयार होकर नहा धो के नाश्ता करके और ऑफिस जाएंगे। मम्मी क्या करने वाली है, मम्मी सुबह उठेंगी, घर का काम करेंगी, पापा के लिए नाश्ता बनाएंगे, हमारे लिए लंच बनाएंगे, हमारे लिए भी नाश्ता बनाएंगी, फिर हमारे लिए लंच बनाएंगे, फिर हमें स्कूल भेजेंगे, जगह करके हमारा लंच पैक करेंगे और हमें स्कूल भेजेंगे, है ना। तो मम्मी ये काम करेंगे, ये भी क्या है, ये भी तो जेंडर स्टीरियोटाइप ही है ना, कि जेंडर के बारे में एक धारणा बना लो, भाई क्यों मम्मी ये सारे के सारे काम करेंगी, पापा नहीं उनकी हेल्प कर सकते, है ना, और क्यों मम्मी घर पे ही बैठे रहेंगे या मम्मी नहीं जा सकती बाहर, ठीक है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप जो है वो यही ही होता है कि एक लिंग के बारे में आपने पहले से ही धारणा बना ली है, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है सामाजिकरण। तो सामाजिकरण जो है वो क्या है, संस्कृति के मानदंड, जीवन की भूमिकाएं, आसपास के लोगों की भाषा आदि सामाजिकरण के दौरान सीखी जाती है ना। बेसिकली हमारे आसपास का जो भी माहौल है वो हमें बेसिकली अडेप्ट करना उसके लिए, या उसको हम ग्रहण कर लेते हैं, उसी को ही सामाजिकरण बोलते हैं, ठीक। जैव सामाजिक सिद्धांत जो है वो जॉन मनी और एयर हार्ट जो है उन्होंने दिया था।
तो ये हमें बेसिकली याद रख लेना है ना। अब समाजीकरण के प्रकार हमें पढ़ लेने हैं कौन कौन से हैं। तो प्राथमिक समाजीकरण जो कि बच्चे में मतलब स्टार्टिंग में होता है कि वो अपने घर परिवार वालों को ही जान पाता है, ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों को, तो इसको हम प्राथमिक समाजीकरण बोलते हैं। द्वितीय समाजीकरण किसको बोलते हैं? जब बच्चा स्कूल में एंटर हो गया है, स्कूल वाले लोगों को जानने लग पड़ा है ना, और भी जो हमारे समाज वाले लोग हैं, पास पड़ोस वाले लोग हैं, उनको जानने लगा है, तो उसको हम द्वितीय समाजीकरण बोलते हैं। ठीक है। समूह समाजीकरण, समूह में समाजीकरण हो रहा है उसको बोलेंगे समूह समाजीकरण। ठीक, 1 मिनट, मेरे को थोड़ी ज्यादा खांसी आ रही है, 1 सेकेंड 2 मिनट। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे समूह समाजीकरण। नेक्स्ट आ जाता है सकारात्मक समाजीकरण, यानी कि बच्चे का बेसिकली सकारात्मक चीजों में विकास हो रहा है जिस समाजीकरण से, उसको हम सकारात्मक समाजीकरण बोलेंगे। और जो बच्चे का नकारात्मक विकास हो रहा है जिस समाज से, उसको हम नकारात्मक समाजीकरण बोलेंगे। विकासात्मक समाजीकरण, जिससे बच्चे का बेसिकली विकास हो रहा है, चाहे वो शारीरिक विकास हो रहा हो, मानसिक विकास हो रहा हो, सामूहिक विकास हो रहा हो, चारित्रिक विकास हो रहा हो, कैसा भी विकास हो रहा हो, उसको हम बोलेंगे विकासात्मक समाजीकरण। और नेक्स्ट आ जाता है प्रत्याशित समाजीकरण, यानी कि जहां पर बच्चा बेसिकली कॉम्पिटिटिव माहौल हो बच्चे के साथ, है ना, यानी बच्चे के साथ वाले बच्चे और भी हों जो उसके सेम स्कूल में पढ़ते हो, है ना, तो उसको हम बोल देते हैं प्रत्याशित समाजीकरण। विभेदक समाजीकरण जो होता है वो होता है जो विभेद करे, ठीक है, तो वो विभेदक समाजीकरण। और संगठनात्मक समाजीकरण, बेसिकली जो संगठन करना सिखाए, ऑर्गेनाइजेशन करना सिखाए बच्चे को, उसको बोलेंगे हम संगठनात्मक समाजीकरण। ठीक, तो ये समाजीकरण के प्रकार हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में। तो महिला सशक्तिकरण जो होता है, ये बेसिकली क्या होता है कि महिलाएं जो हैं उन्हें बेसिकली उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, है ना, कि वो अपनी सारी चीजें खुद से कर सके। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं को अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले लेने में सक्षम बनाना, या समाज में अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना। ठीक है, यही ही होता है यही ही होता है महिला सशक्तिकरण। ठीक, ठीक है जी। चलिए, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर महिला सशक्तिकरण में ही महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना। ये आर्थिक रूप से सशक्त का मतलब क्या हो गया? बेसिकली महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर बन जाएं, यानी अपने लिए खुद से पैसे कमा सकें, उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। सामाजिक सशक्तिकरण का मतलब क्या हुआ? समाज में रह करके जो उनके मन में है वो बातें कर सके। ठीक है तो ये हुआ सामाजिक। ठीक है ना। और नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक। तो राजनीतिक रूप में क्या हुआ कि फैसले सारे के सारे वो खुद कर सकें।
ठीक है, अपनी लाइफ से जुड़े हुए। तो ये हो गया राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना। ठीक, अब यहाँ पर है ना कुछ स्टेटमेंट हैं जो दी हुई हैं साइंटिस्टों ने, जैसे जैक्स डोरिडा जो है इन्होंने विखंडनात्मक सिद्धांत जो है वो दिया है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं हर्बर्ट ब्लूमर की, तो इन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया है। जेंडर स्कीमा सिद्धांत जो है वो 1981 में सेंड्रा बैम जो है उन्होंने दिया था। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने, मैं महिलाओं को पुरुष के ऊपर लेकिन खुद पर अधिकार रखने की इच्छा नहीं देता, है ना, कि महिलाएं जो हैं, वॉलस्टोनक्राफ्ट जो हैं उन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि महिलाओं को मैं पुरुष से ऊपर जरूर समझता हूं पर वो हम पर अधिकार जमा लें ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है जी। चलिए, तो नेक्स्ट है सिमोन डी बोआर। ये तो हमने कल भी पढ़ा था ये वाला स्टेटमेंट कि एक पैदा नहीं हुआ बल्कि एक महिला बन गया। तो बहुत फेमस स्टेटमेंट है ना, आ सकता है ये। नेक्स्ट है जॉन स्टुअर्ट मिल ने बोला था नारीवादी अवधारणा में स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया है इन्होंने। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे क्रिस्टिन डी राइन। क्रिस्टिन डी राइन जो है इनका भी स्टेटमेंट हमने कल भी पढ़ा था कि जिस प्रकार से स्त्रियों का शरीर पुरुष से कोमल होता है उसी प्रकार उनकी समझ भी तेज होती है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट हमने कल भी कल भी दिया है। ठीक है, यानी कल भी हमने बेसिकली पढ़ा था ये वाला स्टेटमेंट। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिल्विया बेवली जो है इन्होंने बोला है पितृसत्ता को सामाजिक संरचना और क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें पुरुषों का स्त्रियों पर वर्चस्व रहता है और वे उनका शोषण और उत्पीड़न भी करते हैं। नेक्स्ट है ओकले। इन्होंने बोला है सेक्स का तात्पर्य पुरुषों व स्त्रियों के जैविक विभाजन से है ना। तो ये तो हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया था। नेक्स्ट है सेक्स, जेंडर और सोसाइटी जो बुक है वो भी लिखी है ओकले ने ही। पीटर लेस्लेट जो है इन्होंने द वर्ल्ड वी लॉस्ट ये वाली बुक लिखी है। मीड ने लिखी है सेक्स एंड टेम्परेचर इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज नाम की जो बुक है वो लिखी है इन्होंने। और बेट्टी फ्रोडन जो है उन्होंने बुक लिखी है द फेमिनिन मिस्टीक। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो है इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की पुष्टि नाम की एक पुस्तक है वो लिखी थी 1970 में। क्रिस्टीन डी पिजान जो है इन्होंने द बुक ऑफ सिटी ऑफ लेडीज लिखी हुई है। ये याद रख लेना क्योंकि क्रिस्टीन डी पिजान के बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि जो नारीवाद की लहरें आई थी उनमें पहली जो लहर आई थी उसमें सबसे मुख्य भूमिका इन्हीं की थी, क्रिस्टीन डी पिजान की, है ना। और अगर ऐसे भी आ जाए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली महिला नारीवादी कौन थी तो क्रिस्टीन डी पिजान ही थी, है ना। तो इनकी बुक का नाम भी याद रख लेना, द बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडी। ठीक, ज्योतिराव फूले जो हैं वो अगर उनकी हम बात करते हैं तो इन्होंने गुलामगिरी नाम की जो बुक है यानी गुलामी वो पुस्तक लिखी है इन्होंने। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ी सी बातें क्योंकि इसके भी हमारे एमसीक्यूज हैं। तो मतलब एमसीक्यूज नहीं है, एमसीक्यूज तो खैर बहुत सारे लोगों के हैं। अभी एनी बेसेंट वगैरह के बारे में भी हम पढ़ेंगे, यानी जिन भी लोगों ने बेसिकली नारी सशक्तिकरण की बात करी है उन सारे के सारे लोगों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो स्टार्टिंग में राजा राम मोहन राय हो गए या एनी बेसेंट हो गए, कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको सारी चीजें याद रख लेनी है ना। तो राजा राम मोहन राय जी जो हैं वो एक भारतीय समाज सुधारक थे जिन्होंने 1828 में, सोचो कितने टाइम पहले ही, ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। प्रथम संस्था जो है इनकी वो आत्मीय समाज है। ब्रह्म सभा भारतीय उपमहाद्वीप में ये जो ब्रह्म समाज, ठीक है, जिन्होंने मतलब जिसकी इन्होंने स्थापना 1828 में करी थी, उसी ब्रह्म सभा की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ब्रह्म समाज भारतीय उपमहाद्वीप में एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है और जो ब्रह्म समाज है यानी 1828 में ही उसी की ही अग्रदूत है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। रॉय को लोकप्रिय रूप से भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में याद करा जाता है। तो जब भी क्वेश्चन आए भारतीय पुनर्जागरण का जनक कौन है ना, यानी भारत में बेसिकली पुनर्जागरण किसने कराया था, है ना, तो वहां पर भी राजा राम मोहन का ही नाम आएगा। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली याद रख लेना बिल्कुल एकदम करेक्ट तरीके से। ठीक है,
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये समाज सुधारक, धार्मिक सुधारक और शिक्षाविद और नारीवादी थे, ठीक है, जो राजा राममोहन राय थे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छे व्यक्ति थे। अभी हम और पढ़ेंगे इनके बारे में चीजें, है ना, तो इसीलिए आपको इनकी सारी चीजें याद रख लेनी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। इवन इनका ये जो है ब्रह्म सभा की स्थापना या ब्रह्म समाज की स्थापना, ये भी क्वेश्चन आ जाता है इनका, राजा राममोहन राय का। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ब्रह्म समाज में रॉय के सबसे उल्लेखनीय योगदान जो है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले तो इन्होंने जो जाति व्यवस्था है, यानी जो जात पात है, उसको खत्म करने की बात बोली थी। सती प्रथा, पहले जब कोई भी किसी का पति मरता था, है ना, तो उसके साथ में उसकी औरत को भी, यानी उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। इसी को ही सती प्रथा बोलते थे। उन्होंने इसको भी खत्म करने की बात बोली थी। और बाल विवाह जो है उसको भी इन्होंने, उसकी भी बात करी थी कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजों के बारे में इन्होंने बात करी थी, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए कमेंट देखो, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। अच्छा, हाँ जी बोलिए। 2 दिन आप आराम करो। अच्छा ओके, स्पेशल मैथ एक्सपर्ट, ये भी सही रहेगा, है ना, क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब है ज़्यादा ही, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल रविकांत, ठीक है। चलिए 1 मिनट। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि और इन्होंने क्या क्या काम करे थे। तो इन्होंने महिलाओं के लिए संपत्ति के उत्तराधिकार की मांग की थी, यानी कि संपत्ति में भी बेसिकली औरतों को मिलना चाहिए। ठीक है, अधिकार मिलना चाहिए, सिर्फ बेटों को नहीं मिलना चाहिए, बेटियों को भी संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। देखो कितने पुराने टाइम में ही इन्होंने ये वाली सारी बातें बोल दी थी, है ना, इसीलिए तो इनके बारे में इतनी सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है, देश में पश्चिमी शिक्षा का ज्ञान फैलाने और महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और समानता लाने के विचारों का समर्थन भी किया था इन्होंने। ठीक, किस तरह की महिलाओं को घरेलू काम का बोझ उठाने के लिए मजबूर किया जाता था, किस तरह से, है ना, और घर और रसोई तक ही सीमित रखा जाता था और बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाती थी और वे शिक्षित हो जाती थी, इसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, यानी कैसे कैसे महिलाओं की हालत थी पुराने टाइम में। तो राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ पर है? इंग्लैंड, ब्रिस्टल में है। पुस्तक इन्होंने लिखी थी द प्रिसेस्टस ऑफ जेसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। ठीक, पुस्तक इन्होंने एक समाचार पत्रिका, जो समाचार चंद्रिका जो है, ये भी लिखी है। ये पुस्तक बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसको याद रख लेना अच्छे से। ये धार्मिक सामाजिक विचारों का विरोध करती है, ये वाली जो इनकी पुस्तक थी। ठीक है, ठीक है जी, चलिए, है ना। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे MCQs। ठीक, तो MCQs स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला है, लिंग की अवधारणा जो पुरुष और महिला के बीच सामाजिक रूप से परिभाषित मतभेदों को संदर्भित करती है, उसको क्या बोलते हैं? लिंग भेद बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, लैंगिक भेदभाव से क्या आशय है? लैंगिक भेदभाव से आशय क्या है? लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव, बिल्कुल करेक्ट है ना, यानी उनको अवसर ना देना, समान पुरुषों के साथ समान ना समझना, या पुरुषों के जैसा व्यवहार ना करना उनके साथ। ठीक है, तो लैंगिक आधार पर पुरुषों के समान अवसर ना मिलना करेक्ट है। ये भी स्त्रियों के साथ समान व्यवहार ना करना करेक्ट है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। ठीक, मैं ही करवाऊंगी, मैं आपसे नहीं बोल रही हूँ करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे MCQs हैं और मैं चाहती हूँ कि आज ही यहाँ पर सारे के सारे फिनिश हो जाएं, है ना, तो इसलिए मैं ही सारे के सारे MCQs करा रही हूँ, मैं आपसे नहीं बोल रही हूँ करने के लिए। नेक्स्ट है, अब वैसे आप करो, आप कमेंट करो, आपको जो भी सही लगता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको सुनते रहना है। आज अपने अपने आंसर्स लगाओ, वो बहुत अच्छी बात है ना, पर मैं वेट नहीं करूंगी आज आप लोगों का, क्योंकि बहुत सारे MCQs है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है, लैंगिक समानता का समर्थन करता है। क्या करता है? लैंगिक समानता का
समर्थन, गरीबी उन्मूलन बिल्कुल करता है, परिवार की आय में वृद्धि और सभी लक्ष्यों के लिए शिक्षा बिल्कुल करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परिवार में लैंगिक विषमता का कारण क्या है, यानी कि जो हमारे परिवार में हमारे बड़े बूढ़े लड़के लड़कियों में अंतर समझते हैं उसका कारण क्या है, बाल विवाह है, लड़कियों की अपेक्षाकृत उपेक्षा, पौष्टिक भोजन तथा प्रसव संबंधी सुविधाओं का अभाव बिल्कुल करेक्ट है ना। यानी लड़कियों के साथ क्या कर देते हैं, बाल विवाह कर देते हैं उनका जल्दी, लड़कियों की अपेक्षाकृत उपेक्षा करते हैं, है ना, यानी कि उनको इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं उनको, पौष्टिक भोजन जो है वो भी नहीं देते हैं अच्छे से। ये कहाँ पर, गरीब जो घर हैं उनकी बात हो रही है ना, पौष्टिक भोजन। वैसे जो अमीर घर है वहाँ पर चाहे बेसिकली वो मतलब लैंगिक समानता ना करें, बेटे को ज़्यादा प्यार करें, पर पौष्टिक भोजन तो देते ही हैं, है ना। और यहाँ पर अगर हम, अरे आवाज आ रही है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं ऐसे बोले जा रही थी, माइक नीचे रखा हुआ था, है ना। तो पौष्टिक भोजन और प्रसव संबंधी सुविधाओं का अभाव, है ना, तो सारी की सारी चीजें हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग विषमता का कारण है क्या है, कन्याओं की भ्रूण हत्या बिल्कुल करेक्ट बात है ना, पेट में ही मार डालना, पुरुष शिशु का अधिक जन्म, ये भी करेक्ट है ना, कि जो भी लड़के हैं उनका ज्यादा जन्म हो रहा है लड़कियों की अपेक्षा। नेक्स्ट है लड़कियों की उपेक्षा, यानी लड़कियों को नेग्लेक्ट करना या इग्नोर करना सही है, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लैंगिक भिन्नता का दुष्परिणाम है, इसका दुष्परिणाम क्या है, ठीक है, महिलाओं का शोषण बिल्कुल करेक्ट है, भ्रूण हत्या बिल्कुल करेक्ट है, शिशु हत्या बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लैंगिक असमानता की समस्या क्या है, लैंगिक असमानता जो है वो कहाँ की समस्या है, संपूर्ण विश्व की समस्या है, ऐसा नहीं है सिर्फ भारत में हो रहा है, हर जगह पर हो रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, भारत में कन्याओं की भ्रूण हत्या पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, जाट जाति में, गुर्जर जाति में, खत्री जाति में। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारे यूपी में फिर भी इतना नहीं, आप अगर हरियाणा में जाओगे ना, है ना, तो वहां पर अभी कुछ गांव तो ऐसे हैं हरियाणा के अंदर कि वहां पर तुम्हें पूरे गांव में लड़की नहीं मिलेगी, बताओ, है ना, क्योंकि वहां पर क्या है पूरे के पूरे गांव में ऐसे, जब अभी खैर बहुत ज्यादा वैसे वाले कानून आ गए हैं, है ना, तो अभी ऐसे लड़कियों का मतलब अब इवन रिकॉग्निशन भी जो है वो भी नहीं कर सकते हैं जब लड़की पेट में है, तो कि कौन है ना, यानी उसको कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, जेंडर करके कुछ, जेंडर का रिकॉग्निशन भी नहीं कर सकते हैं अभी तो, है ना, कि पेट में बच्चा जो है वो क्या है, लड़की है या लड़का है। लेकिन कुछ टाइम पहले तो होता था ना, आज से 10, 12, 15 साल पहले तक तो सब कुछ होता था, है ना, जा जाके डॉक्टर पे दिखाते थे, लड़की है या लड़का है, लड़की होती थी तो मार देते थे पेट में। इसीलिए बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर लड़की ही नहीं है ना। और इवन अगर आप हरियाणा के लड़कों की इस वाले कंडीशन में हालत देखोगे ना, तो वहां पर लड़के जो है वो 30-30 साल के हो रहे हैं, उनके लिए लड़कियां नहीं है शादी करने के लिए, है ना। तो देखो कितनी ज्यादा अभी वो आ गई है वहां पे, है ना। नेक्स्ट है 6 से 10 वर्षीय बालिकाएं अधिकांश स्कूल में पाई जाती हैं। अधिकांश स्कूल में कैसी पाई जाती हैं, कुपोषित पाई जाती है, करेक्ट बात है, और कम वजन की पाई जाती है क्योंकि खाना अच्छे से नहीं मिल रहा है, यानी हमारा जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, हाँ, सोनोग्राफी कराते हैं जिससे पता चलता है, वो जेंडर का कुछ होता है ना, जेंडर रिकॉग्निशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसके बारे में बोल रही थी मैं, जेंडर रिकॉग्निशन ही बोलते हैं शायद, कि जेंडर रिकॉग्निशन जो है वो नहीं कर सकते हैं बच्चों का, है ना। चलिए ठीक है जी, चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, सर्वोत्तम खाना किसको परोसा जाता है। सर्वोत्तम खाना देखो किसको परोसा जाता है, महिलाओं को भी नहीं, बालिकाओं को भी नहीं, किसको परोसा जाता है, पुरुष को, है ना। अभी तो बहुत ज्यादा हालत ठीक हो गए हैं, जैसे हम कल भी बोल रहे थे कि हमें इवन बहुत ऐसे शुक्र करना चाहिए इस टाइम की लड़कियों को कि हमारे लिए बहुत सारे आसानी है अभी इस टाइम पे, है ना। जो हमारी मम्मियाँ, हमारी मम्मियों की मम्मियाँ थी उस टाइम पे देखते औरतों की क्या हालत थी, है ना। जो खाना है ना, इवन वो भी सबसे पहले घर के जो पुरुष लोग थे वो खाते थे, उसके बाद में बालिकाएं खाती थी, और जो महिलाएं रह जाती थी बेचारी, वो पूरा दिन काम कर रही हैं और सबसे लास्ट में वो खाती थी जो भी बचा कुचा होता था, है ना। ये हालत थी औरतों की पहले। अभी तो खैर साथ सब खाना खाते हैं, तो अभी तो इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, जैसा मैं बोल रही थी कि हम बहुत अच्छे टाइम पे पैदा हुए हैं, है ना।
चलिए नेक्स्ट है लैंगिक भेदभाव को कम करने का उपाय है। क्या है कम करने का उपाय? कानूनों का सख्ती से पालन करवाओ, शिक्षा का प्रचार करवाओ, आम जनता को जागरूक करो, यानी डी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है लैंगिक असमानता को दूर करने का सरकारी प्रयास क्या है? स्त्री शिक्षा का प्रचार बिल्कुल कर रहे हैं ना, मोदी जी बोलते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना। तो बेटी बचाओ का मतलब क्या है कि गर्भ में ही उसकी जान मत लो, और बेटी पढ़ाओ का मतलब क्या है कि बेटी जो है उनको बेसिकली शिक्षित करो। ठीक, नेक्स्ट है रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन, करेक्ट है। स्त्री का सशक्तिकरण करो, बिल्कुल करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज में लिंगीय भेदभाव की समाप्ति का उपाय है, यानी कैसे लिंग भेदभाव को, यानी लड़का लड़की में जो भेदभाव हो रहा है उसको कैसे कम कर सकते हैं? शिक्षा का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करके, प्रौढ़ शिक्षा और बालिका शिक्षा पर विशेष बल देके, अपव्यय और अवरोध में कमी ला करके, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है परिवार में लैंगिक भेदभाव को दूर करने का सुझाव। अगर परिवार में ही करना है दूर तो कैसे करेंगे? परिवार की रूढ़िग्रस्तता को दूर करो, है ना, यानी जो भी बड़े बूढ़ों के विचार हैं उनको सबसे पहले दूर करो, महिलाओं के अंदर जागरूकता लाओ और समाज सुधार आंदोलन करो, यानी सारी ऑप्शन सही हैं, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचा जा सकता है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक यानी अगर हमारे पास एक बढ़िया पाठ्य पुस्तक है तो उससे हम किस चीज से बच सकते हैं? लैंगिक संवेदनशीलता से। लैंगिक संवेदनशीलता तो बढ़िया चीज है ना, जैसे लड़कियों को मानते हैं ना थोड़ी सेंसिटिव होती है, थोड़ी ज्यादा इमोशनल होती हैं, तो उनका थोड़ा अच्छे से ख्याल रखो, है ना, ये तो बढ़िया चीज है। तो लैंगिक संवेदनशीलता तो बढ़िया चीज है, इससे क्यों बच रहे हो, है ना, ये तो करना चाहिए हमें, इससे बचना थोड़ी है। नेक्स्ट है लैंगिक समानता, ये भी करना चाहिए, लैंगिक समानता करना चाहिए, बचना थोड़ी चाहिए इससे। सामाजिक जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए, इससे भी नहीं बचना चाहिए। हमें बचना किससे चाहिए? लिंग पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि अगर हम एक अच्छी पुस्तक पढ़ेंगे तो हम लिंग पूर्वाग्रह यानी जो जेंडर बायस है, जो लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव है, उसको करने से बच सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचाती है? तो ये तो वही क्वेश्चन है, बस आंसर नीचे ऊपर होगा, तो लिंग पूर्वाग्रह जो होता है उससे बचाती है। ठीक, नेक्स्ट है लड़के एवं लड़की के भेदभाव का अनुभव किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? और लड़के और लड़की के भेदभाव का अनुभव देखो सारी की सारी चीजों में किया जा सकता है, जन्म के समय भी, शैशवावस्था में भी, यौवन आरंभ में भी, सारे के सारे स्टेजेस जो है डेवलपमेंट के सब में किया जा सकता है। इवन अगर यहाँ पे गर्भ आ जाता है ना तो गर्भ में भी अनुभव किया जाता है, क्योंकि गर्भ में लड़का है ना, तो उसको रहने देंगे, लड़की है तो उसको मार देंगे, तो गर्भ में भी किया जा सकता है एवं भेदभाव का अनुभव। ठीक, नेक्स्ट है लड़कियों के यौवन आरंभ को किस रूप में देखा जाता है? तो जैसे बोलते हैं ना लड़कियां जवान हो जाती हैं तो माँ बाप जो हैं वो परेशान होने लगते हैं ना, तो जो यौवन आरंभ है उसको किस रूप में देखा जाता है? आपदा के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी संस्कृति में बच्चों के साथ किस आधार पर व्यवहार करा जाता है? किस आधार पर व्यवहार करा जाता है? उनके लिंग के आधार पर व्यवहार करा जाता है। लड़का है तो उसको जो है बढ़िया वो करेंगे, है ना। और एक मूवी देखी थी मैंने, मूवी नहीं वेब सीरीज है, हॉटस्टार पे ही पड़ी हुई है, सिटी ऑफ ड्रीम्स करके थी, है ना, सिटी ऑफ ड्रीम्स, भाई इतनी बढ़िया थी वो। मैंने आज से कम 1-1.5 साल पहले देखी थी, 3 शायद से उसके सीजन है ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और उसमें आप पूरा देख सकते हो जेंडर बायस को, है ना, कि किस तरह से लड़के और लड़कियों में बेसिकली वो किया जाता है, भेदभाव किया जाता है ना। तो हमारी संस्कृति में बच्चों के साथ किस आधार पर भेदभाव किया जाता है? लिंग के आधार पर किया जाता है, योग्यता के आधार पर नहीं। लड़के कितने भी योग्य हो, है ना, उसको कभी भी लड़के से ऊपर नहीं मानेंगे, क्षमताओं के आधार पर भी नहीं मानेंगे, ना गुण के आधार पर मानेंगे। ठीक है, और यही चीज ही दिखाई गई है कि लड़की जो है वो उस लड़के से भी ज्यादा मतलब योग्य थी हर चीज में, पर फिर भी उसका बाप अपने बेटे को ही अपनी कुर्सी देके जाता है ना। चलिए नेक्स्ट है कौन से कदम पूर्वाग्रह और लकीर के फकीर को दूर करने में मदद करते हैं? कौन से करते हैं? अपने सहयोग की पूर्वाग्रह और मान्यताओं के बारे में जागरूक बनना चाहिए, करेक्ट है। अपने सामाजिक और नक्सली पूर्वाग्रह के बारे में जागरूक बनना चाहिए, करेक्ट है। अपने आप से पूछताछ करके, करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण जो है वो क्या दर्शाता है? तो विद्यालय का दृष्टिकोण दर्शाता है कि ये जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह है। ठीक, जबकि क्या बोलता है वो लड़की जो है वो केवल संगीत और नृत्य ही सीखे, है ना,
वो और कुछ ना सीखें। तो लड़कियां भाई केवल क्या नाचने के लिए और गाने के लिए ही बनी हुई हैं, और सारे कंपटीशन में वो क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सकती, इन्हीं में ही क्यों पार्टिसिपेट करें सिर्फ। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्वाग्रह को दर्शाता है, कौन सा कथन पूर्वाग्रह को दर्शाता है कि शहरी लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये पूर्वाग्रह है। ये क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे स्टीरियोटाइप। ठीक है, स्टीरियोटाइप। तो ये स्टीरियोटाइप ही तो हो गया, आपने एक जगह के लोगों के बारे में ऐसे वो बना ली, अपनी धारणा बना ली है। ठीक है, नेक्स्ट है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है ना, तो ये किसका उदाहरण है, जेंडर पक्षपात का। ठीक है, कि वो पक्षपात कर रहा है एक लड़की और लड़के के बीच में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, उच्च विद्यालय के छात्रों के बीच लिंग के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए सबसे अनुकूल कक्षा संगठन संभवतः है। संभवतः क्या है, गृह कक्ष कार्यक्रम में रहने वाले उत्तरदायी परिवार के लिए विषय पर बल देने के साथ सह शिक्षा कक्षाएं। ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक स्कूल राज्य स्तरीय एकल गीत प्रतियोगिता के लिए छात्रों को तैयार करते समय लड़की को प्राथमिकता देता है। ठीक, लड़की को प्राथमिकता देता है। ये चीज क्या दर्शाती है, ये चीज दर्शाती है लिंग पूर्वाग्रह। ठीक है, यानी जेंडर बायस, लड़के लड़कियों के बीच में भेदभाव करना। नेक्स्ट है, लिंग विभाजन में किसका उल्लेख किया जाता है, किसका उल्लेख किया जाता है, समाज द्वारा पुरुष और महिलाओं की असमान भूमिकाएं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, महिलाओं को समान वेतन का अधिकार है। ठीक, सत्य कथन पूछा है तो ये तो सही बात है, बढ़िया है। महिलाओं को गरिमा और शालीनता का अधिकार, बिल्कुल करेक्ट है। घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं का अधिकार है, सारे के सारे अधिकार है महिलाओं के, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, स्टीरियोटाइपिंग जो है वो क्या है, ये स्टीरियोटाइप जो है वो क्या है। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप क्या होता है, किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति या बात के बारे में एक निश्चित विचार जो अक्सर वास्तविकता में सच नहीं होता। यही तो पढ़ा था हमने, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टकसाली जो है वो क्या है ना। तो टकसाली भी हम किसको बोलते हैं, स्टीरियोटाइप को ही बोलते हैं, है ना। वहां पे हमने पढ़ा था कि स्टीरियोटाइप को ही बोलते हैं टकसाली भी। तो टकसाली जो है वो क्या है, टकसाली क्या है, किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति या चीज के बारे में एक निश्चित विचार जो अक्सर वास्तविकता में सत्य नहीं होता है। यही हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टीरियोटाइप जो होते हैं वो किसके बारे में हो सकते हैं। देखो, स्टीरियोटाइप किसी भी चीज के बारे में हो सकते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, किसी भी व्यक्ति किसी भी चीज के बारे में अपनी धारणा बना लेना पहले से, है ना। तो वो चीज जो है वो व्यवहार भी हो सकती है, गुण भी हो सकती है, अनुभव भी हो सकती है ना, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक मिनट, चलिए चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बच्चों में स्टीरियोटाइप जो है वो किस उम्र में विकसित हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बच्चों की बात करें तो देखो बच्चों के अंदर कब आ जाता है, हमने पढ़ा था वहीं पर ही कि 5 वर्ष के जब बच्चे होते हैं तभी उनके अंदर स्टीरियोटाइप आ जाता है। जो मैं बता रही थी कि वो समझने लग जाते हैं कि मम्मी से ज़्यादा वो नहीं है ना, मम्मी से कुछ कर लोगे तो मम्मी ज़्यादा डांटेंगी वाटेंगी नहीं, पापा मारेंगे, इसलिए पापा के सामने ज़्यादा नहीं बोलना है ना। तो 5 वर्ष की आयु में ही हो जाता है इनके अंदर विकसित। जेंडर स्टीरियोटाइप जो है वो हम कहते हैं, किसको बोलते हैं, लिंग अनुरूप भूमिका को, है ना। कि लड़की है तो हम क्या बोल देंगे कि लड़की को क्या करना चाहिए, घर में बैठना चाहिए, किचन का काम करना चाहिए। लड़का है उसको क्या करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, है ना, पैसे कमा के लाना चाहिए। ठीक, ये भी तो जेंडर स्टीरियोटाइप ही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है लैंगिक रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है। ये पूछा कौन सी विधि जो है वो उचित नहीं है। कक्षा में बालक बालिका को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, है ना, ये करेक्ट है। ये विधि कोई बढ़िया थोड़ी कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग बैठा दो, है ना। नेक्स्ट है छात्रों में लैंगिक और व्यवसाय आधारित रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उत्तम है। ठीक है, तो सर्वाधिक उत्तम कौन सा हो जाएगा, पुरुष भरतनाट्यम नर्तक, क्योंकि पुरुष भरतनाट्यम नहीं करते हैं, भरतनाट्यम करती हैं लड़कियां। ठीक, एक जो अभी मूवी भी आई थी आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की, सॉरी, है ना, तो उसमें भी जो रणवीर सिंह था वो भरतनाट्यम ही करता है एंड में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है बच्चों की जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है वो प्रभावशाली है। कौन सी पद्धति है, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, है ना, यानी डिस्कशन करो जेंडर पक्षपात के बारे में, तभी तो लोगों को समझ आएंगी चीजें। ठीक, नेक्स्ट है 4 वर्ष के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला मैं इसका क्या करूंगा। ठीक है, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते, ये क्या दर्शाता है ना, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। अब राहुल जो है बेसिकली उसके मन में 4 वर्ष का है वो भी, है ना, और देखो उसके मन में आ गया है कि मैं किससे खेलूंगा और मेरी बहन किससे खेलेगी, है ना, तो उसके मन में अभी से पहले से ही है जेंडर स्टीरियोटाइप या जेंडर बायसनेस, है ना। तो ये किसको दर्शाता है, जेंडर रूढ़िवादिता को। समता पे आंसर लगा रही हूं मैं। हमारा यहाँ पे से ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट, यानी लैंगिक रूढ़िवादिता को ये बेसिकली दर्शा रहा है। ठीक, चलिए ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा के भीतर एक शिक्षक की भूमिका बच्चों को लिंग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। लैंगिक रूढ़िवादिता, लचीलापन, ठीक है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट है समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली विशिष्ट विशेषताओं के बारे में व्यापक रूप से आयोजित मान्यताओं को किस रूप में संदर्भित किया जाता है। किस रूप में संदर्भित किया जाता है, लैंगिक रूढ़िवादिता के रूप में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सिंग और शिक्षण को आमतौर पर स्त्रीत्व व्यवसाय, यानी नर्सिंग और शिक्षण जो है यानी टीचर और नर्स जो है वो कौन बनेगा, लड़की बनेगी, लड़कियों के प्रोफेशन है। जबकि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी यानी कि इंजीनियरिंग और जो बिजनेस क्षेत्र हैं वो पुरुषों के क्षेत्र हैं। ये जो कथन है ये किसको दर्शाता है, तो ये किसको दर्शाएगा, लैंगिक रूढ़िवादिता को, कि हमने पहले से ही मान लिया है कि नर्सिंग और टीचिंग लड़कियों के लिए है और इंजीनियरिंग और बिजनेस लड़कों के लिए है। ठीक, नेक्स्ट है बालकों की यह समझ कि किसी अन्य लिंग की तरह कपड़े पहनने, बालों को बनाने और उनका अस्तित्व नहीं बदलेगा। बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहा जाता है। इस प्रकार की जो बच्चों की समझ होती है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये जो बच्चों में आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लैंगिक संगतता बोलते हैं, यानी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी बोलते हैं। और ये हमने पढ़ा था, जहां पर हमने पढ़ा था कल क्या पढ़ रहे थे हम, लैंगिक स्थिरता पढ़ रहे थे, है ना। तो ये हमने कल पढ़ा था कि दूसरी वाली जो स्टेज थी उसके अंदर क्या आ जाता है कि अगर वो किसी भी तरह के कपड़े पहन लें, कैसे भी बालों को बना लें, उससे अगर लड़की है तो वो लड़का नहीं बन जाएगी, या लड़का है तो वो लड़की नहीं बदलेगा, नहीं, है ना। इसी को ही तो हम लैंगिक संगतता बोलते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सही क्या नहीं है, लिंग सामाजिक मानदंडों पर आधारित है, बिल्कुल करेक्ट बात है ना। जेंडर जो है वो तो सामाजिक ही होता है ना, जेंडर सोशल होता है ना। लिंग यहाँ पर जेंडर की बात होती है तो ये सामाजिक होता है, तो करेक्ट है ना। नेक्स्ट है लिंग भूमिका को संशोधित नहीं किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। जैसे अभी संशोधित हो रहा है ना, अभी देखो कितने सारे शेफ जो हैं वो मेल ही हैं, लड़के ही हैं। जबकि अगर हम जेंडर स्टीरियोटाइप की बात करें तो खाना बनाना तो लड़कियों का काम है, पर अभी तो लड़के ज्यादा बना रहे हैं। ठीक है, तो संशोधित किया जा सकता है लिंग भूमिका को। लिंग जैविक नहीं है, जेंडर जो है वो बायोलॉजिकल नहीं है, ये बात करेक्ट है क्योंकि वो तो सामाजिक है ना। तो संशोधित नहीं किया जा सकता लिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो हमारा यही आंसर करेक्ट हो जाएगा, संशोधित किया जा सकता है। और यहाँ पर यही पूछा है कि सही कौन सा नहीं है, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है किस सामाजिकरण प्रक्रिया में बच्चे कम उम्र में ही उचित लैंगिक भूमिकाएं सीख लेते हैं। ठीक है, किस सामाजिक व्यवस्था में सीखेंगे,
किस सामाजिकरण प्रक्रिया में बच्चे कम उम्र में ही उचित लैंगिक भूमिकाएं सीखते हैं? लैंगिक प्रकार में, ठीक है, सेक्सुअल टाइप्स में, या हम बोल सकते हैं जेंडर टाइप में। ठीक, नेक्स्ट, समाजीकरण के दौरान निम्न में से कौन सी चीजें सीखी जाती हैं? कौन सी चीजें सीखेंगे बच्चे? संस्कृति के मानदंड सीखेंगे, बिल्कुल, कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। जीवन की भूमिकाएं सीखेंगे, आसपास के लोगों की भाषा सीखेंगे, सारी की सारी चीजें सीखेंगे, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक है।